हेलो एवरीवन। तो क्या आप चाहते हो कि क्या आप कोई केस को इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो कि किसी में आपका फिंगरप्रिंट मिल जाए और आप क्या करो उसका फिश फिंगरप्रिंट से आप एक डीएनए बना रहे हो और उस डीएनए से आप एनालाइसिस करके बता सकते हो कि कौन मर्डरर है। आपको बहुत लग रहा होगा ना कि यार क्या कह रहा है, हम कैसे कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में आप सब कुछ कर सकते हो क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। और इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आप पढ़ते पढ़ते ये जान जाओगे कि कैसे हम जो है केस सॉल्व कर सकते हैं, कैसे केस को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। उसमें हम क्या पढ़ेंगे ना कि एक हमें फिंगरप्रिंट मिलेगा और उस फिंगरप्रिंट से हम डीएनए बनाएंगे और उस डीएनए से पता लगाएंगे कि किसने जो है चोरी की है, मर्डर किया है, जो भी है ना। केस को इन्वेस्टिगेट करना सीखते हैं। तो आ जाओ हमारे इस चैप्टर में, जेनेटिक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जो कि मैंने बताया, एक पार्ट तो मैंने बता दिया कि इसके अंदर क्या पढ़ेंगे। दूसरा चीज़ मैं बताता हूँ कि इसके अंदर अपन डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, आरएनए के बारे में पढ़ेंगे, नया-नया चीज़ जानने को मिलेगा। जैसे हिस्टोन प्रोटीन क्या है, हिस्टोन क्या है ना, हिस्टोन ऑक्टामर क्या होता है, ये सारे-सारे के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे और बहुत ही ईज़ी ट्रिक के साथ जानेंगे। कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही ईज़ी लगेगा आपको। और एक बात बता दूँ कि ये बहुत ही मार्क स्कोरिंग चैप्टर होता है। ये नीट के बेसिस से भी और बोर्ड के एग्ज़ाम के भी बेसिस से भी, है ना? तो इस चैप्टर को तो बिल्कुल मिस मत करो। सबसे पहला टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इस न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, तो डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होते हैं। और ये जो न्यूक्लिक एसिड है वो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होता है। कैसा होता है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। मतलब कि क्या होगा, पॉली का मतलब होता है तीन, मोर देन थ्री। ठीक है, मोर देन थ्री। तो मोर देन थ्री न्यूक्लियोटाइड्स जब मिलते होंगे तब क्या बनता है, एक न्यूक्लिक एसिड फॉर्म होता है। ठीक है, अब मोर देन थ्री तो हो सकता है 4, 5, 6, 7, 50, 100, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो मैं एक्चुअल बता दूं आपको, तो ये 50 से भी प्लस, ठीक है ना, 50 प्लस न्यूक्लियोटाइड जब मिलते हैं ना तब जाके एक न्यूक्लिक एसिड फॉर्म होता है। इसीलिए इसको हम पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है ये किससे बनता है, तो न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट से मिलकर के बनता है। और ये जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं ये बनता है शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस से। ठीक है, और ये शुगर होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। अगर आपको याद हो तो जब हमने ये जो मैंने पहला वीडियो बनाया था जेनेटिक्स पे, वो है प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें हमने ये क्लियर किया था कि जो डीएनए है और आरएनए होता है उसमें एक वर्ड कॉमन होता है, वो है राइबोज। और राइबोज मतलब कि दोनों के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि दोनों के दोनों जो है वो ये जो दोनों के दोनों जो है वो प्रोटीन को सिंथेसिस जरूर करेंगे। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो दी हुई है, आप पहले उस वीडियो को जाकर के देखें ताकि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, अब आते हैं इस वीडियो में। तो ये जो राइबोज है, राइबोज का मतलब क्या है, आरएनए है। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज का मतलब क्या हो जाएगा, डीएनए है। तो ये जो शुगर है, शुगर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, आरएनए भी है और डीएनए भी है। तो हम बोल सकते हैं ना कि ये जो न्यूक्लिक एसिड है उसके अंदर कहीं ना कहीं डीएनए भी प्रेजेंट है और आरएनए भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब आता है इस नाइट्रोजन बेस पे। तो ठीक है, नाइट्रोजन बेस जो है ये दो टाइप्स के होते हैं। जो नाइट्रोजन बेस होते हैं ना, ये दो टाइप्स के होते हैं। कौन, एक होता है प्यूरिन्स, एक होता है पायरामिडिन्स। ठीक है, और प्यूरिन्स के अंदर आता है क्या क्या, एजी, और पायरामिडिन्स में आता है टीसीयू। इसके फुल फॉर्म क्या क्या होंगे, ए का मतलब है एजिनिन। ठीक है, सी जी का मतलब होता है ग्वानिन, टी का मतलब होता है थाइमिन, सी का मतलब होता है साइटोसिन, और यू का मतलब, इसको सबसे पहले आइडेंटिफाइड किया था फ्रेडरिच मिशर्स ने। ठीक है, सबसे पहले आइडेंटिफाइड किसने किया था, फ्रेडरिच मिशर ने आइडेंटिफाइड सबसे पहले किया था। और उन्होंने बताया था कि ये जो डीएनए है ये कैसा नेचर का होता है, तो एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, ये जो डीएनए है ये कैसा नेचर का होता है, तो ये एसिडिक नेचर का होता है, ये बताया था फ्रेडरिच मिशर्स ने। लेकिन ये फ्रेडरिच मिशर्स के अलावा दो ऐसे भी साइंटिस्ट थे जिन जो कि डीएनए के बारे में स्टडी कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ एक्सरे। ठीक है, और इनके भी अलावा दो और साइंटिस्ट आए थे बाद में, उनका नाम है वॉटसन एंड क्रिक्स। और इन्होंने ही डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। डबल हेलिक्स मॉडल मतलब है कि इन्होंने बताया था कि जो डीएनए होते हैं वो डबल स्टैंडर्ड के होते हैं। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होते हैं, इन्होंने प्रूफ किया था। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों के नाम आप याद रख लेना। ठीक है,
अब डीएनए में नाइट्रोजन बेसेस कौन कौन से प्रेजेंट होता है, याद करो हमने थोड़ी देर पहले अभी जस्ट कंप्लीट किया था कि नाइट्रोजन बेस 5 होते हैं, लेकिन डीएनए में सिर्फ 4 प्रेजेंट होते हैं। वो कौन कौन से? तो एटीजीसी। एटीजीसी मतलब कि एजिनिन, थाइमिन, ग्वानिन और एक होता है साइटोसिन। ठीक है, यही 4 प्रेजेंट होते हैं। यूरासिल प्रेजेंट नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूरासिल जो है वो डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता है, वो एब्सेंट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ये जो ए है, ए का मतलब क्या है? एजिनिन है, वो थाइमिन से कैसे कनेक्टेड होता है? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होता है। किसके थ्रू कनेक्ट होता है? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होता है। यार आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कार्बन कार्बन बॉन्ड, उसमें हम हमेशा बोलते हैं डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन यहाँ पर वर्ड यूज होता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ऑप्शंस में आपको कंफ्यूज कर दिया जाएगा, कहीं डबल हाइड्रोजन बॉन्ड लिखा हुआ, पर वो ऑप्शन आप टिक मत करना। ठीक है, वो गलत हो जाएगा। और यही क्वेश्चन आया था नीट 2016 में कि ऐसा क्वेश्चन था, ए जो है वो डबल बॉन्डेड टी है। अब ऑप्शन में था कि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर नन ऑफ दिस। अब कंफ्यूज होकर के जो जानता होगा यार उसने तो ऑप्शन सही किया होगा, लेकिन जो नहीं जानते होंगे वो मिस्टेक से क्या कर दिए होंगे? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड जरूर कर दिए होंगे, तो उससे गलत हो गया होगा। इसीलिए आप वो गलती दोबारा मत करना। लास्ट पॉइंट कहता है कि ये जो जी और सी है, ठीक है, ये जो जी है और सी है मतलब कि ये जो साइटोसिन है और ये जो ग्वानिन है, ये आपस में कैसे कनेक्टेड रहते हैं? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो ये डीएनए थोड़ा बहुत तो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो है ना, ये नोट में आप जरूर लिखना, और खास करके वो जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, उनके लिए बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो पॉइंट है यार बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खास करके जो एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो ये पॉइंट को एकदम याद याद कर ही लेना। ठीक है, मैं तो कहूंगा आप पूरा याद कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चंस आते हैं इससे। ठीक है, जैसे कि और इम्पोर्टेंट तो ये ह्यूमन और ई कोलाई तो इम्पोर्टेंट है यार। ई कोलाई और ह्यूमन का क्वेश्चन जस्ट अभी 2021 में आया है नीट में। ह्यूमन का बेस पेयर पूछा गया था यही, और ये सोचो अगर जिसको याद होगा यार उन्होंने ही कंप्लीट किया होगा, वरना ये क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ दिया होगा। सोचो सोचो यार, 4 नंबर का क्वेश्चन था ये, ह्यूमन के बेस पेयर कितने होते हैं? तो याद रखना 6.6 इंटू 109 बेस पेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चारों, प्लीज याद कर लेना। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ जेनेटिक कोड होगा, एक्चुअली यहाँ एम लिख दिया गया, मैं इसको सुधार दूंगा। जेनेटिक कोड आप आते हैं। ठीक है, हमने अभी पढ़ा है कि ये जो डीएनए है, डीएनए के अंदर कितने बेसेस प्रेजेंट है? 4 नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, एटीजीसी, ये हमने अभी क्लियर किया है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने बेस लिखा हमने? देखो लिखा भी है ना, 4 नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा 20 एमिनो एसिड भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 4 बेसेस होते हैं और 20 एमिनो एसिड होते हैं। ठीक है, और 64 कोडोन होते हैं। कितने कोडोन होते हैं? 64 कोडोन प्रेजेंट होते हैं। आपको ये याद रखने का ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि 4 नाइट्रोजन बेस हैं, अब आप सोचो कि आप 4 का कितना पावर करोगे कि ये जो 20 एमिनो एसिड है उसको आप कवर कर पाओ। जैसे कि देखो 4 है, ठीक है, 4 का पावर अगर आप 2 लिखते हो तो कितना हो जाएगा? 4 टू द पावर 2 मतलब क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। मतलब कि अभी भी हम आप जो है ये इसमें से 4 एमिनो एसिड बच जाएंगे, कवर नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 4 का पावर 3 कर दो। तो 4 का पावर आप 3 करोगे तो कितने कोडोन मिलेंगे आपको? 64 कोडोन मिलेंगे। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि 4 नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होता है, 20 एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं और 64 कोडोन जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसमें कि 61 कोडोन जो होते हैं वो जो होते हैं कोडिंग के लिए होते हैं, और 3 कोडन ऐसे हैं जिसको हम कहते हैं स्टॉप कोडन। अब वो 3 कोडन कौन कौन से हैं? तो यूजीए, यूएजी और यूएए। इसका ट्रिक है उल्लू गया आया, उल्लू आ गया और उल्लू आया आया। ठीक है, इसका ट्रिक है, बहुत ही इजी ट्रिक मैंने बनाया है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको याद कर लेना। ठीक है यार, 64 कोडोन में से 61 कोडोन ऐसे हैं जो कोडिंग का काम करेंगे, और 3 कोडोन ऐसे होते हैं जो स्टॉप कोडोन का काम करते हैं। ठीक है ना, यूजीए, यूएजी और यूएए। ठीक है, और ये जो ए यूजी है, ठीक है, ए यूजी है, ये इसको कहते हैं हम स्टार्टिंग कोडोन।
ठीक है, AUG मतलब अगस्त समझ लेना, ठीक है। आपको अगर याद रखना कि अगस्त जो होता है वो स्टार्टिंग कोडन होता है, आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो AUG जो है वो स्टार्टिंग कोडन है, और ये जो होते हैं ये स्टॉप कोडन होते हैं। ये तो आप बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। स्टार्टिंग कोडन और स्टॉप कोडन तो यार बिल्कुल भी मत भूलना। तो ये जो AUG है वो स्टार्टिंग कोडन होता है, जो कि कोड करता है किसके लिए, मिथ्योनिन के लिए। किसके लिए कोड करता है, मिथ्योनिन के लिए कोड करता है, ठीक है। और ये जो कोडोन होता है ये एक रीड करता है तो कंटिन्यूअस मैनर में रीड करता है, मतलब कि कोई पंक्चुएशन नहीं करता। जैसे कि मान लेते हैं कि ये जो कोडोन है, ठीक है, यहाँ एक पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये स्टार्टिंग कोडोन हो गया, ठीक है, और ये एंड कोडोन हो गया, ठीक है। तो ये जो कोडिंग स्ट्रेन होगा ना, ये सीधा जाएगा, मतलब कि कोई पंक्चुएशन नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ तक आया और डॉट छोड़ दिया फिर यहाँ से कंप्लीट करके यहाँ तक गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कोई भी पंक्चुएशन शो नहीं करता है, ठीक है। अगर ये कोडन स्टार्ट होगा तो तब तक होगा जब तक कि एंड कोडन नहीं आ जाए, स्टॉप कोडन ना आ जाए। और स्टॉप कोडन कौन कौन सा है बताया था ना, उल्लू गया आया, उल्लू आ गया, या फिर उल्लू आया आया। जब तक वो कोडन आपको दिखेगा नहीं, ये कोडिंग करता ही जाएगा, करता ही जाएगा, और वो जैसे दिख जाएगा तो कोडिंग करना रुक जाएगा। ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ स्टार्ट हुआ बीच में रुक गया और यहाँ से फिर स्टार्ट, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो कोई पंक्चुएशन शो नहीं करता। क्लियर हो गया। लेकिन ऐसा जो है सभी में नहीं होता, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक है यार। एक्सेप्शन से आप हमेशा याद रखना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। एक्सेप्शन बस ये है कि जो माइटोकॉन्ड्रियल होते हैं और जो प्रोटोजोन्स होते हैं उनके कोडोन में पंक्चुएशन शो होता है, ठीक है, बाकी में नहीं होता। क्लियर है। बाकी आप क्वेश्चन करोगे ना धीरे धीरे तो आप ही आ जाएगा, खुद कर सकते हो फिर तो, ठीक है। जैसे कि देखो कोड जो होता है वो डिजेनरेट भी होते हैं, ठीक है। मतलब कि जो एक कोडोन होते हैं ना, इनका कहना है कि एक कोडोन जो होते हैं वो सिर्फ एक ही एमिनो एसिड के लिए कोड करते हैं। एक कोडोन जो है वो सिर्फ एक ही एमिनो एसिड को के लिए कोड कर सकता है, पर कभी कभी एक एमिनो एसिड में एक से अधिक कोडोन भी दिख जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, कोड जो होता है वो डिजेनरेट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। जैसे देखो ये जो डीएनए है डबल स्टैंडर्ड होता है, और ये आरएनए कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। अगर हमें डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड आना है तो हम आ सकते हैं क्या, आ सकते हैं, एक स्टैंड को हटाना पड़ेगा। उस एक स्टैंड को हटाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन का यूज करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, जब डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब इस आरएनए का ट्रांसलेशन हो जाए तब वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्रोटीन में, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यह आप याद रखना कि ट्रांसलेशन होगा तो डीएनए में कन्वर्ट होगा, और सॉरी ट्रांसक्रिप्शन होगा तो डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट होगा, और ट्रांसलेशन हो रहा है मतलब कि आरएनए से प्रोटीन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि ये जो ए है वो डबल बॉन्डेड टी से कनेक्टेड होगा, ठीक है। ये भी हमने यहाँ पर देखा था ना, देखो ये जो पॉइंट दिख रहा होगा, ए जो है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है, और ये जो जी है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ सी से कनेक्टेड है। थोड़ी देर पहले हमने ये पॉइंट तो पढ़ा था ना, इस जगह पर देखो, क्या ये सही है, ये पॉइंट है ना वो, देखो। अब एक पॉइंट यहाँ ध्यान से सुनना, ये जो एडिनिन है ना, एडिनिन, मान लो एक कोडोन है, ठीक है, कोडोन है, और ये जो टी है ना ये इसका एंटी कोडोन है। क्या है, ये एंटी कोडोन है। तो याद है, और ये जो जी है उसी तरह ये कोडोन है, और इसका ये जो सी है ये एंटी कोडोन को काम करता है, ठीक है। मतलब कि ए है तो उसका एंटी कोडोन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, और जी है तो उसका एंटी कोडोन सी है। मतलब कि एडिनिन का जो एंटी कोडोन होता है वो होता है थाइमिन, और जो ग्यूनानिन का जो एंटी कोडोन होता है वो होता है साइटोसिन, ठीक है, याद रखना। अब ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इस स्ट्रक्चर को कहते हैं हम एंटी पैरेलल डीएनए स्ट्रैंड। आपको देख सकते हैं कि एंटी पैरेलल है कि नहीं है, इसका स्ट्रक्चर देखो और इसका स्ट्रक्चर देखो, दोनों अपोजिट दिख रहे होंगे, इसीलिए कहते हैं इसको एंटी पैरेलल डीएनए स्ट्रैंड। अब ये आगे जाकर के किसको फॉर्म करते हैं, डीएनए लेडर को फॉर्म करते हैं। मतलब है कि इसके जो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, शुगर प्रेजेंट है और फॉस्फेट प्रेजेंट है, और इसी स्ट्रक्चर को हम डीएनए का बैकबोन भी कहते हैं, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर को हम डीएनए का बैकबोन कहते हैं। जैसे कि देखो
यहाँ पर सी है तो यहाँ जस्ट अपोजिट में क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। यहाँ ए है तो जस्ट अपोजिट में क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कोडोन है तो ये एंटी कोडोन है, यही रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि ए है तो यहाँ जी हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ए की जगह टी आएगा और सी की जगह पर क्या आएगा, जी आएगा। ठीक है, इस तरह का कुछ अरेंजमेंट हो जाएगा, तब जाकर के ये जो डबल हेलिक्स मॉडल होता है डीएनए का, तब जाकर तैयार होता है, जिसको किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक्स ने दिया है। ठीक है, ये भूलना मत। अब इसमें ध्यान से देखो, इस डीएनए के स्ट्रैंड में आपको समझ में आएगा कि ये जो है ये क्या दिख रहा है, ये शुगर फॉस्फेट है। ठीक है, ये शुगर फॉस्फेट है। और ये क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये लाइन, इसका मतलब ये क्या है, ये यही नाइट्रोजन बेसेस है ना, ये यही नाइट्रोजन बेसेस हैं जो कुछ जाकर के इस तरह से अरेंज हो गए हैं। मतलब कि यहाँ पर भी कोडन, यहाँ पर सी होगा तो यहाँ पर कोडन क्या होगा, जी होगा, है ना। यहाँ पर अगर कोडन ए है तो यहाँ पर कोडन क्या होगा, टी होगा। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया, डीएनए का स्ट्रैंड हमने देख लिया ना कैसा होता है। गुड, आगे आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, अब देखो, ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है, अब डीएनए ये जो स्ट्रैंड है ये अपना वन टर्न कंप्लीट कब करता है। ठीक है, जब हम कैसे कह सकते हैं कि डीएनए अपना एक टर्न कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, तो एक टर्न कंप्लीट कर तभी करेगा, एक टर्न पहले कुछ और चीज पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो, हमने बताया था कि ये क्या है, ये शुगर फॉस्फेट है। और ये क्या है, ये जो लाइन है, इसका मतलब क्या है, ये नाइट्रोजन बेसिस है। हमने बताया था ना, ये नाइट्रोजन बेसिस है। और हमें ये भी पता है कि डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। और हमने बोला ये कोडोन है तो इसका एंटी कोडोन क्या हो जाएगा, ए है, एडेनिन है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, थाइमिन हो जाएगा। या थाइमिन है तो यहाँ उसका एंटी कोडोन क्या हो जाएगा, एडेनिन हो जाएगा। ये ग्वानिन है तो इसका एंटीकोडोन क्या हो जाएगा, साइटोसिन हो जाएगा। यहाँ साइटोसिन है तो इसका एंटीकोडोन क्या हो जाएगा, ग्वानिन हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पर पॉइंट क्या कह रहा है कि दो बेसिस डिफरेंस, मतलब कि दो नाइट्रोजन बेस के बीच का जो डिफरेंस है, मतलब एक ये बेस और एक ये बेस, ठीक है, इस दोनों के बीच का ये जो डिफरेंस है ये कितना का होता है, तो 3.4 एम्पियर का होता है। ये दोनों बेसिस के बीच का जो डिफरेंस होगा वो भी कितना होगा, 3.4 एम्पियर का होगा। ये दोनों बेसिस के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 3.4 एम्पियर का होगा। ये दोनों बेसिस के भी बीच का डिफरेंस कितना होगा, 3.4 एम्पियर ही होगा। ठीक है, और क्या दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जो दो स्ट्रेन्स है, स्ट्रेन मतलब कि एक ये स्ट्रेन और एक ये स्ट्रेन, हम बोलते हैं ना सिंगल स्ट्रेन और ये सिंगल स्ट्रेन, दोनों मिल करके ही तो बना है डबल स्ट्रेन। तो एक ये स्ट्रेन और ये स्ट्रेन के बीच का जो ये जो डिफरेंस है, ठीक है, ये स्ट्रेन और ये स्ट्रेन के बीच का जो डिफरेंस है, ये स्ट्रेन और ये स्ट्रेन के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कितना का होता है, 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। ठीक है, 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। तो अब आ जाओ फिर से ये वन टर्न वाले में। हम कब कहेंगे कि वन टर्न डीएनए का कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो वन टर्न कंप्लीट होने में कितने बेसेस प्रेजेंट होते हैं, 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक टर्न डीएनए का कब कंप्लीट होता है, जब 10 बेस पेयर कंप्लीट होते हैं। मान लो यहाँ से यहाँ तक आते आते 10 बेस पेयर जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि डीएनए का एक टर्न कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब 10 बेस पेयर कंप्लीट हो रहे हैं, मतलब कि क्या 10, और हम पता है, और एक बेस पेयर का डिफरेंस कितना का होता है, 3.4 का होता है। तो 10 का कितना हो जाएगा, 10 इंटू 3.4, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 34 एंगस्ट्रॉम। मतलब कि जब डीएनए अपना एक टर्न कंप्लीट करता है तो कितना एंगस्ट्रॉम होता है, तो 34 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया आपको। देखो, अभी मैं ये नहीं बोल सकता कि आपको पूरा क्लियर हो ही गया होगा, आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस जो है वो खुद से करनी पड़ेगी। आप खुद एक डीएनए का पैटर्न लो, अब खुद आप समझो कि इसमें क्या क्या है, नाइट्रोजन बेस कहाँ है, स्ट्रेन कहाँ पर है ना, दो बेसिस कहाँ पर होते हैं, कोडोन क्या है और एंटी कोडोन का क्या होगा। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तभी आप कर पाओगे, ऐसे इतना जल्दी नहीं होता है। ठीक है, प्रैक्टिस करना जरूरी है आप लोग को। चलो, अब आगे आते हैं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है यार। ठीक है, यह चैप्टर तो बोरिंग लग ही नहीं सकती आपको। ठीक है, देखो डीएनए पैकेजिंग है नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, अब डीएनए पैकेजिंग का मतलब क्या होता है, देखो मान लेते हैं किसी का बर्थडे है।
आप किसी को गिफ्ट देते हो तो ऐसा तो नहीं है ना कि अरे यार कुछ 10 रुपए का चीज लिया और डायरेक्ट दे दिया उसे। अब जो भी चीज लेते हो उसको पहले अच्छे से रैप करते हो, है ना, गिफ्ट पे रैप रैप करते हो, पैक करते हो, तभी तो उसको देते हो। ऐसा तो है नहीं ना कि लिया और दे दिया, यार लो पकड़ो, ऐसा नहीं करते। तो उसी तरह ये जो डीएनए है, ठीक है, ये भी तो हमारी सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। और अगर वो अच्छे से रैप नहीं रहेगी तो डीएनए में अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा तो हमारा तो पूरा सिस्टम ही हिल जाएगा ना, है कि नहीं। तो डीएनए पैकेजिंग का मतलब क्या होता है कि डीएनए को अच्छे से संभाल करके समझो तो सेल में रखना, ठीक है ना, उसको कहते हैं डीएनए पैकेजिंग। ठीक है, अब ऐसा होता कैसे है, तो इसका एक ट्रिक से समझो कि ये जो आपको एक पिक्चर दिख रहा होगा कि एक पोल है ना, इलेक्ट्रिक पोल दिख रहा होगा और एक इलेक्ट्रिक वायर्स दिख रहे होंगे, है ना, ये इलेक्ट्रिक वायर्स दिख रहे होंगे और ये एक इलेक्ट्रिक पोल है। तो आपको ऐसे समझना है कि ये जो पोल है ना, ये एक हिस्टोन है, ठीक है, ये जो पोल है वो क्या है, एक हिस्टोन है, ठीक है। और ये जो वायर्स है ये एक डीएनए है, एक ये क्या है, एक डीएनए है, ठीक है। और आपको पता है, आप फिजिक्स थोड़ा बहुत अगर पढ़े हो तो आपको पता होगा कि इस इलेक्ट्रिक वायर में क्या बहता है, इलेक्ट्रिक करंट बहता है, चार्ज बहता है। हम तो कहते हैं ना फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट या फिर करंट, ठीक है। और चार्ज में भी क्या बहता है, तो इलेक्ट्रॉन बहता है। और हमें पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो डीएनए होता है ना, ये जो डीएनए होता है इसको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव से, ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव से। दूसरा पॉइंट आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि देखो ये जो वायर है, ये जो है ना, तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। मतलब ये जो वायर है ये इस वायर से भी लिंक है, तो ये वायर टू वायर ट्रांसफर भी तो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आता होगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ ऐसे ऐसे जा रहा है। ऐसा तो नहीं ना कि यहाँ पर करंट कुछ और होगा, यहाँ का करंट कुछ और होगा, ऐसा तो नहीं होता। तो ये पोल टू पोल ट्रांसफर होता जा रहा है ना, करंट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होता जा रहा है। तो मेरा कहना ये है कि जो डीएनए होता है वो भी जनरेशन टू जनरेशन क्या होता है, ट्रांसफर होता है ना। जैसे कि फादर है, फादर से बच्चे में आएगा, उससे वो बड़ा होगा, वो जब उसका उससे प्रोजेनी जो आएगा उसमें ट्रांसफर हो रहा है डीएनए का। तो ट्रांसफर हमेशा कौन हो रहा है, डीएनए होता है, ठीक है। हिस्टोन का ट्रांसफर नहीं होता। पोल तो यहाँ पर ही है, यहाँ पर मान लो कोई हम और पोल भी लगा सकते हैं, पर क्या ऐसा तो है नहीं कि मान लो यहाँ पर हम यहाँ पर कुछ और वायर दे दिया और यहाँ पर कुछ और वायर दे दिया, ऐसा तो हम कर नहीं सकते। मतलब कि समझाना बस यही है कि जो डीएनए होता है वो जनरेशन टू जनरेशन जो है ट्रांसफॉर्म होता है, ट्रांसफर होता है। और डीएनए का चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव हम मानते हैं। और जो हिस्टोन होता है ये पॉजिटिव चार्ज का होता है और ये चेंज नहीं होता है, ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कि अब मैंने हिस्टोन के बारे में थोड़ा बहुत अभी यहाँ क्यों बताया, क्योंकि अभी आपको हिस्टोन के बारे में पढ़ना है, ताकि अगर आप हिस्टोन के बारे में नहीं जानोगे ताकि क्रोमोसोम नहीं बना पाएंगे हम लोग, ठीक है। देखो हमने यही क्लियर भी किया ना कि हिस्टोन कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज का होता है और डीएनए नेगेटिव चार्ज का होता है। और ये जो हिस्टोन है ना, ये 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, H1 हिस्टोन, H2A हिस्टोन, H2B हिस्टोन, H3 हिस्टोन और H4 हिस्टोन। ये जो H1 हिस्टोन होते हैं वो लिंकर का काम करते हैं, जोड़े रखने का काम करते हैं, ठीक है। बाकी के ये जो हिस्टोन्स है इसको हम कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। क्या कहते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर। तो अगर ये बोले कि अगर हम लिंकर हिस्टोन प्लस अगर हम इस हिस्टोन ऑक्टामर को जोड़ दे तो क्या हिस्टोन बन जाएगा, तो हाँ बन जाएगा, है कि नहीं। लिंकर हिस्टोन का मतलब क्या, H1, और हिस्टोन ऑक्टामर का मतलब भी तो है H2A, H2B, H3 और H4। तो अगर हम इस दोनों को मिला दे तो क्या एक हिस्टोन कंप्लीट नहीं होगा, बन जाएगा, ठीक है। और उसी हिस्टोन में हम क्या कर रहे हैं कि 200 बेस पेयर का डीएनए मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं, 200 बेस पेयर का डीएनए है, उसको हमने मिला दिया। तो मिलाने के बाद एक क्या फॉर्म हो रहा है, एक न्यूक्लियोसोम हमें मिलेगा। क्या मिलेगा, एक न्यूक्लियोसोम मिलेगा। और जब 6 न्यूक्लियोसोम मिलता है तो जाकर के एक सोलेनोइड फॉर्म होता है। जब 6 न्यूक्लियोसोम मिलता है तो तब जाकर एक सोलेनोइड का फॉर्मेशन होता है। और बहुत सारे सोलेनोइड, ठीक है ना, बहुत सारे सोलेनोइड जब मिलते हैं तब जाकर के क्या मिलता है, हमें 2 क्रोमेटिड मिलता है, ठीक है। और हमें पता है कि सॉरी 2 क्रोमेटिड नहीं, मतलब 1 क्रोमेटिड मिलता है। और जब 2 क्रोमेटिड मिलते हैं तब जाकर के क्या मिलता है, हमें एक क्रोमोसोम मिलता है।
और आगे पता ही है कि अगर आपने पहला वीडियो मेरा देखा होगा तो मैंने यही बताया था कि क्रोमोसोम आगे जाके किस में टूटता है, तो गैमेट्स में टूटता है। और गैमेट क्या होते हैं, मेल होते हैं और फीमेल होता है। ठीक है, अगर आप, फिर से मैं कह रहा हूँ यार, अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज आप पहले जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, आपको सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरह से देखो तो एक क्रोमोसोम बनता है, और हमने पहले बताया था ना कि हम इस चैप्टर में क्रोमोसोम कैसे बनाते हैं वो भी सीखेंगे, जो मैंने सिखा दिया। ठीक है, अब आगे आते हैं। तो क्रोमोसोम का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, देखो ये जो है ये एक क्रोमेटिड है, और ये जो है दूसरा क्रोमेटिड है। दोनों जहां ज्वाइंट हो रहे हैं उसको कहते हैं सेंट्रोमेयर, और ये जो पोजीशन है इसको कहते हैं हम टेलोमेयर्स। ठीक है, ये कुछ स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम का। अब आते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पर। आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि ट्रांसफॉर्म कौन होता है, डीएनए या फिर हिस्टोन। तो सबको पता है डीएनए ही होते हैं, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफॉर्म तो डीएनए ही हो रहा था। हमने एग्जांपल भी दिया था पोल वाला, कि इलेक्ट्रिक पोल जो होता है वो तो अलग भी हो सकता है पर वायर चेंज नहीं होता है। और वो क्या कर रहा था, हर पोल टू पोल क्या कर रहा था, वायर जो है वो करंट को ट्रांसफर भी कर रहा था। उसी तरह से मैंने बोला था कि डीएनए भी क्या करता है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का काम करेगा, ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है, लेकिन इसको प्रूफ कर रहे थे एक साइंटिस्ट, उस साइंटिस्ट का नाम क्या है, एफ ग्रिफिथ। उस साइंटिस्ट का नाम क्या है, एफ ग्रिफिथ। इन्होंने बोला था कि मैं इसको प्रूव करूंगा कि ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है उसमें आता कौन है, डीएनए आता है, आरएनए आता है कि आता है। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया किस पे, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे किया। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे किया, और उनसे दो स्ट्रेन बनाया। पहला है रफ स्ट्रेन, दूसरा स्मूथ स्ट्रेन। इसको स्मूथ स्ट्रेन बोलो, स्मूथ कॉलोनीज बोलो, या फिर एस स्ट्रेन बोलो, बात एक ही है। उसी तरह रफ स्ट्रेन को भी दो बहुत सारे नाम है, रफ स्ट्रेन भी बोल सकते हैं, रफ कॉलोनीज भी बोल सकते हैं, और फिर आर स्ट्रेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं इस रफ स्ट्रेन में। रफ स्ट्रेन जो था वो कैसा था, नन कैप्सुलेटेड था। ठीक है, नन कैप्सुलेटेड कहने का मतलब है कि जो मान लो एक बोतल है, ठीक है, आपने बोतल का जो ढक्कन है उसको लॉक नहीं किया है, उससे मतलब ऑक्सीजन आ रहा है, उस कंडीशन, वैसा कंडीशन है। तो ऐसा कंडीशन है तो आप कोई भी इंसान जो है मर नहीं सकता। ये तो आपको क्लियर है ना, कि अगर अगर कोई बोतल में अगर मान लो कि कोई पैक है, ठीक है, और वो आपने ढक्कन नहीं लगाया है, तो वो इंसान जिंदा रह सकता है क्योंकि उसे ऑक्सीजन मिल रहा है। सिंपल सी बात है ना। और उसके अंदर क्या है, म्यूकस की कोटिंग एब्सेंट होती है और नन वायरुलेंट होता है। जब इस कंडीशन पे मतलब आर स्ट्रेन पे एक माउस को रखा गया था, तो माउस जो था वो कैसा निकला, जिंदा रह गया। ठीक है, क्योंकि हाँ यार उसके वो कैसा था, वो नन कैप्सुलेटेड था, तो वो जिंदा रह गया। लेकिन फिर से दोबारा जब ट्राई किया और स्मूथ स्ट्रेन पे, और जो कि स्मूथ स्ट्रेन कैसा था, कैप्सुलेटेड था, मतलब कि फुल्ली पैक्ड था। अब उस सिंपल सी बात, अगर फुल्ली पैक्ड जगह पे किसी को रख दिया जाए, उसे ऑक्सीजन मिले ही ना, तो वो जिंदा रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो उसी तरह इसके साथ भी हुआ कि कैप्सुलेटेड था और म्यूकस की कोटिंग भी प्रेजेंट थी और वायरोलेंट भी रहता है, जिसके कारण क्या हो गया, जो माउस था वो मर जाता है। ठीक है, लेकिन साइंटिस्ट जो है इसको फिर से जब ट्राई करते हैं, तो एक माउस जो था वो जिंदा रह गया। ठीक है, इस एस स्ट्रेन पे जब दोबारा एक माउस को ट्राई किया गया, तो एक माउस जो है वो जिंदा रह गया। ठीक है, ये एक माउस जो था वो जिंदा रह गया। और जब उसको चेक किया साइंटिस्ट ने, एफ ग्रिफिथ ने, कि यार ये जिंदा कैसे रह गया, तो पता चला कि इसके पास हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्रेजेंट था। मतलब कि क्या किया था इसने, हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्रेजेंट था, मतलब कि वो जो माउस था इसके अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट थी कि वो स्मूथ जो स्ट्रेन था, एस स्ट्रेन था, उसको मार सके। ठीक है, पर ये तो सिर्फ थे साइंटिस्ट। अब इनको एक और एक्सपेरिमेंट करने का मन किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये जो इस कंडीशन वाला था, आर स्ट्रेन वाला जिसमें कि माउस जिंदा रह रहा था, वो कंडीशन लिया, और इस एस स्ट्रेन वाला ये कंडीशन जिसमें कि माउस जिंदा रह रहा था, मतलब कि ये हीट किल्ड एस स्ट्रेन वाला, ये दोनों के साथ क्या किया, कंबाइन कर दिया। ठीक है, अब कंबाइन करने के बाद क्या रिजल्ट आया कि एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन को जैसे कि इसने कंबाइन किया, तो भी माउस क्या हो गया, मर गया। अब साइंटिस्ट जो है वो समझ नहीं पाए कि यार ऐसा हुआ क्या, कि हमने जब ये आर स्ट्रेन लिया जिसमें कि माउस जिंदा रह रहा था, और एस स्ट्रेन वो लिया, वो बस वो कंडीशन जिसमें कि माउस जिंदा रह रहा था, मतलब कि हीट की स्ट्रेन ले रहे थे, तो भी मर कैसे गया। अब ये चीज उनके समझ में आया नहीं। ठीक है, तो उन्होंने कर दिया एक्सपेरिमेंट को बंद।
ठीक है। अब उसके जगह पर 3 और साइंटिस्ट आए। कौन कौन से आए? एवेरी, मैकलोड और मैकार्टी। इन्होंने बोला कि भाई अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। अब देखो, ऐसे नॉर्मली ऐसा होता है ना कि जो काम तुम नहीं कर पाओगे, कुछ और करना चाहे तो और गुस्सा आता है तुम्हें, है कि नहीं? तो उसी तरह एफ ग्रिफिथ सर को भी आया होगा। उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो हार मान गया। तो इन्होंने बोला ठीक है सर, हम कर लेंगे, और उन्होंने किया और डायरेक्ट बोल दिया कि इसमें जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस होगा वो डीएनए ही होगा, और कोई नहीं होगा, सिर्फ डीएनए ही होगा। अब एफ ग्रिफिथ सर बोले ये कुछ भी, मतलब तुम मेरे को बताओ भाई, मैं नहीं मान सकता, ठीक है, तुम मुझे एक्सपेरिमेंटली प्रूफ दो। तो उन्होंने तीनों ने बोला कि ठीक है, हम तुम्हें एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी देंगे। उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कुछ इस तरह से दिया कि उन्होंने लिया डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है, क्या लिया? डाइजेस्टिव एंजाइम लिया। अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम लेके क्या किया? सबसे पहले डाइजेस्ट कराया प्रोटीन को। कौन सा एंजाइम लेकर के? प्रोटीएजेस। देखो, एंजाइम को पहचानना है ना, तो आपको क्या देखना है, लास्ट में तो आईएन होगा, या तो लास्ट में एज लगा होगा, एज एज, ठीक है। एज एज लगा है मतलब आप बता सकते हो कि एक एंजाइम है, ठीक है। और मजे की बात यह है कि एज के पीछे, ठीक है, जैसे कि एज है, इसके पीछे जो भी वर्ड है ना, ये जो वर्ड है ना, ये इसको डिनोट करता है कि किसके लिए एंजाइम है। जैसे कि देखो, ये प्रोटीएजेस है, एज का मतलब आप समझ जाओगे एंजाइम है। प्रोटी समझ याद आएगा कुछ है कि प्रोटीन, तो समझ जाना कि ये प्रोटीन के लिए एंजाइम है। और एंजाइम का काम क्या होता है? तो रिएक्शन को फास्ट करना, ठीक है। और ऊपर से डाइजेस्टिव एंजाइम मतलब कि इसको डाइजेस्ट करा देगा, खत्म कर देगा, तोड़ देगा। उसी तरह ये आरएनए आ जाओ, तो ये आरएनए है मतलब कि किसके लिए एंजाइम है? आरएनए, आरएनए के लिए एंजाइम है। ये डीएनए है मतलब किसके लिए एंजाइम है? डीएनए के लिए एंजाइम है, ठीक है। ये ये तो क्लियर हो गया होगा आपको। तो अब क्या हुआ, जब इन्होंने प्रोटीन का डाइजेस्ट करा दिया प्रोटीनेजेस के एंजाइम के प्रेजेंस में, तो भी देखा कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल तब भी हो रहा है, मतलब तब भी जो है, अगर हम आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन को लेंगे तो माउस जो है वो जो था कि मर जा रहा था, ठीक है। फिर क्या किया साइंटिस्ट ने? आरएनए को, आरएनएज लिया और आरएनए का डाइजेस्ट करा दिया, मतलब कि तोड़ दिया। तो भी क्या देखा कि तो भी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल काम कर ही रहा था। मतलब ऐसा तो अब भी है कि कुछ तो कुछ ऐसा था उसमें जो अभी भी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफॉर्म हो ही रहा था। लेकिन जैसे ही डीएनए को डाइजेस्ट करा दिया डीएनए के प्रेजेंस में, तो जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हो रहा था वो रुक गया, और जो माउस मर रहा था वो मरना बंद हो गया। तो उस तरह से उन्होंने बताया कि जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है वो और कोई और नहीं, डीएनए ही है। अब वो साइंटिस्ट का मुंह हो गया बंद। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि डीएनए जो है किस तरह से ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का काम करता है, ठीक है। देखो, ये जो अब दो और साइंटिस्ट है, एरिया उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट वो था उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। बस आपको ये मैं ये बता देता हूँ कि दो साइंटिस्ट और थे, एक हर्सी और एक चेज, ठीक है। ये क्या कर रहे थे, ये इकोलाई पर स्टडी कर रहे थे, और इन्होंने बताया था कि जो बैक्टीरियोफेज होते हैं वो इकोलाई को इन्फेक्शन पहुंचाते हैं। कैसे पहुंचाते हैं? तो रेडियो एक्टिव सल्फर से और फॉस्फोरस से, ठीक है, फॉस्फेट से, जिसके कारण क्या हो रहा था? इन्फेक्शन हो जाता है, ब्लेंडिंग होती है और सेंट्रीफ्यूगेशन हो जाता है, जिसमें कि डीएनए जो है वो कंटेन करता है फॉस्फेट, और प्रोटीन कंटेन करता है सल्फर, ठीक है। जो कि ये अनइक्विवेलेंट प्रूफ था डीएनए की, ये कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, तो इसको उतना मान्यता नहीं दिया गया था, ठीक है, ये क्योंकि ये अनइक्विवेलेंट प्रूफ दिया था कि जो डीएनए है वो एक जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। इसमें क्योंकि वो सही से वो प्रूफ नहीं कर पा रहे थे कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। एक मीम्स बनता है यार यहाँ पर। ठीक है, तो अब आते हैं जेनेटिक मटेरियल पे, ठीक है। कि जेनेटिक मटेरियल हमें पहले ही पता है, जेनेटिक मटेरियल कौन होगा? डीएनए और आरएनए, ठीक है। अब डीएनए और आरएनए में से भी बेस्ट कौन होता है, ठीक है, तो वो पहले क्लियर करते हैं। रेप्लिकेशन की बात करो तो रेप्लिकेशन डीएनए भी कर सकता है और आरएनए भी करता है, ठीक है। अब बात करो कि केमिकली स्टेबल और स्ट्रक्चरली स्टेबल ज्यादा कौन होता है, डीएनए या आरएनए?
तो डीएनए जो है वो केमिकली और स्ट्रक्चरली ज़्यादा बैलेंस्ड होता है, ज़्यादातर स्टेबल होता है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि आपको हम याद होगा कि तो हमने थोड़ी देर पहले अगर हमने जब डीएनए की स्टडी कर रहे थे तभी हमने बोला था कि जो डीएनए होते हैं इसमें 4 ही बेसेस प्रेजेंट होते हैं, एटीजीसी, है ना? मतलब इसमें यूरासिल जो होता है वो एब्सेंट होता है और थाइमिन जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये तो हमने बताया था ना। तो इसीलिए क्या होता है कि जो डीएनए है वो ज्यादातर अपने आप को स्टेबल रख सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आरएनए नहीं है, पर डीएनए से ज्यादा स्टेबल वो नहीं हो सकता। ठीक है, और म्यूटेशन की बात करो तो म्यूटेशन एक नया टर्म अभी आपको लग रहा होगा। ठीक है, म्यूटेशन क्या है? ठीक है, तो चलो पहले म्यूटेशन को क्लियर करते हैं फिर इस पे आते हैं। तो म्यूटेशन कहने, अब म्यूटेशन क्या कहता है? म्यूटेशन कहता है कि चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। चलो पहले थोड़ा इसका ब्रीफली पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो, जैसे कि ये एक नाइट्रोजन बेसिस है, हम पता है डीएनए में 4 बेसिस प्रेजेंट होते हैं, एटीजीसी, एटीजीसी। ठीक है, तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि यार ये डीएनए का ही कोडोन है, आरएनए का नहीं है? तो देखो यहाँ पर टी है मतलब थाइमिन प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर टी है मतलब क्या प्रेजेंट है? थाइमिन प्रेजेंट है। और थाइमिन किस में होता है? डीएनए में ही होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से ये पता चल जाएगा कि जो स्ट्रेन बनेगा वो डीएनए का ही स्ट्रेन बना रहे हैं, आरएनए का स्ट्रेन नहीं बना रहे हैं। अगर एक जगह, अब यहाँ टी की जगह क्या हो जाता है? यू हो जाता, तो हम बोलते हैं कि वो किसका स्ट्रेन हो जाएगा? वो आरएनए का स्ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, पर यहाँ तो एटीजीसी है, तो इससे ही पता चल जा रहा है कि ये जो नाइट्रोजन बेसिस है वो डीएनए के ही है, तो हमारा स्ट्रेन कौन सा बनेगा? डीएनए का ही बनेगा। ठीक है, तो देखो ये एटीजीसी था और हमने बोला अभी कोडोन भी पढ़ा था, एंटी कोडोन के बारे में मैंने बता दिया था। तो एक एंटी कोडोन क्या हो जाएगा? टी, डीएनए है तो टी हो जाएगा। ठीक है, टी का एंटी कोडोन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जी का एंटी कोडोन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और सी का एंटी कोडोन जी हो जाएगा। देखो, अगर आरएनए होता ना तो ये जो एक एंटीकोडोन हमने टी किया है, थाइमिन किया है, थाइमिन ना करके क्या कर देते? यूरासिल कर देते। अगर अगर आरएनए के लिए हमें स्ट्रेन कोड करना रहता तो ऐसा करते, पर अभी हमने डीएनए के लिए करना है तो हमने टी लिखा है। आगे जाके क्या हो जाता है? म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन होने के कारण क्या हो रहा है कि देखो कि जो लास्ट के जो पेयर है ना, लास्ट के जो नाइट्रोजन बेसिस पेयर हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या था? ये सी और जी है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जा रहा है? ए और जी हो जा रहा है, जैसा कि देख रहा होगा, है ना? तो क्या हुआ है? चेंज इन वन न्यूक्लियोटाइड, जो ये एक न्यूक्लियोटाइड जो था उसमें चेंजेस आ गया, जिसके कारण क्या कर देगा? ये जो जी है ना, जी, ग्वानिन, इसको रिप्लेस कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि हमें पता है एक एंटीकोडन क्या हो जाएगा? टी होना है। जैसे ये एंटीकोडन ए की जगह टी कर देगा, है ना, ये जो जी है, जी को रिप्लेस कर दिया और क्या कर दिया? टी कर दिया। क्यों? क्योंकि एक एंटीकोडन तो टी ही होता है ना? तो अब क्या हो गया कि चेंज क्या हो गया? पहले तो क्या चेंज हुआ? पहले एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज आया, मतलब कि सी की जगह ए आ गया। अब इस ए के कारण क्या आ गया? हमें जी को भी रिप्लेस करना पड़ा और किसका इंटर करना पड़ा? तो थाइमीन को इंटर करना पड़ा, है ना? ये जो थाइमीन है ये आ गया ना। तो क्या हो गया म्यूटेशन का डेफिनेशन? कि चेंज इन वन बेस पेयर ऑफ डीएनए। देख ही सकते हो एक बेस पेयर चेंज हो गया कि नहीं हो गया? वही डेफिनेशन कहता है कि चेंज इन वन बेस एंड सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए इज नोन एज म्यूटेशन। कि अगर डीएनए का अगर सिंगल बेस पेयर में चेंज हो जाता है तो उसको हम कहते हैं म्यूटेशन। और वो कैसे होता है? डायरेक्ट एक ही बार होता है क्या? नहीं, पहले तो एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज आता है, जिसके कारण क्या होता है? एक पूरा बेस पेयर खराब हो जाता है। ठीक है, उसको कहते हैं म्यूटेशन। अब म्यूटेशन भी दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉइंट म्यूटेशन, एक होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में डिफरेंस क्या है? पॉइंट म्यूटेशन कहता है कि जैसे कि मान लो कि यहाँ पर कोई बेसिस प्रेजेंट है, जैसे कि एग्जांपल लिया गया है ए बी ए बी ए बी ए बी ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, मान लो कि किसी एक में प्रॉब्लम हो गया, जैसे ए बी है, ए बी फिर ए बी रिटर्न हो रहा था। तो मान लो कि एक जो यहाँ ये जो जीन था इसमें प्रॉब्लम हो गया, एक डीएनए में क्या होगा? डीएनए के जो बेसिस था उसमें प्रॉब्लम हो गया हो, तो उसको कहेंगे पॉइंट म्यूटेशन। और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का कहना है कि जैसे कि मान लो कोई सीक्वेंस चल रहा है ए बी ए बी ए बी ए बी सीक्वेंस चल रहा हो, और और कोई नया सीक्वेंस, ठीक है, कोई एक नया बेस पेयर, कोई एक नया नाइट्रोजन बेस का एंट्री हो जाए, या फिर कोई नया बेस
एंट्री हो जाए या तो कोई घट जाए, मतलब कोई एडिशन हो जाए या किसी का सब्ट्रैक्शन हो जाए, तो उसको कहेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। जैसे कि देखो ए बी यहाँ चल रहा था, मान लेते हैं कि यहाँ कोई नया ही एक न्यूक्लियोटाइड आ जाए, जैसे कि ए आ जाए मान लेते हैं, तो ये कौन सा म्यूटेशन हो जाएगा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाएगा। और मान लो ये ए बी में क्या हो गया कि ये ए ही गायब हो जाए, ये ए गायब हो जाए, तो हम कहेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो गया। सिंपल है, ठीक है। और ये इस म्यूटेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे सुपरस्टार ऋतिक रोशन जी का। ये जो फिंगर देख रहा हो, ये कैसा फिंगर हो गया, देखो यहाँ 6 फिंगर है, ठीक है ना, टोटल इनके कितने फिंगर है, 6 फिंगर है। ऐसा कैसे हुआ है, तो म्यूटेशन का ही कारण हुआ है, ठीक है। और ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है, अगर आप नहीं देखे तो प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो वीडियो जरूर देख लेना, उससे आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा यार, ठीक है। चलो, तो म्यूटेशन क्लियर हो गया आपको। अब वापस आते हैं हमारे जेनेटिक मटेरियल में। तो ये जो म्यूटेशन होता है ना, डीएनए में ज़्यादा अच्छे से होता है और आरएनए में कम अच्छे से होता है। मतलब कि हमें ज़्यादा वेरिएशन किस में दिखेगा, डीएनए में दिखेगा। इसीलिए हम कहेंगे कि ज़्यादा अच्छा जेनेटिक मटेरियल हमारा कौन होगा, डीएनए होता है, क्योंकि वो केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल भी होता है, रेप्लिकेशन भी करता है और म्यूटेशन भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन एक कमी है डीएनए में, वो क्या है कि वो खुद को अपन एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, ठीक है, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। और खुद को अच्छा से एक्सप्रेस कौन करता है, ये आरएनए कर पाता है, ठीक है। बस एक यही कमी है डीएनए में, बाकी सारा अच्छाई जो है वो डीएनए में ही छुपा है, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं ज्यादा अच्छा जेनेटिक मटेरियल कौन है, तो डीएनए है, ठीक है। और डीएनए जो है ये स्टोरेज का काम करता है, तो इसमें ज्यादा चीज हम स्टोर करके रख सकते हैं, और आरएनए में है कि हम ज्यादा चीज स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब जेनेटिक मटेरियल म्यूटेशन भी क्लियर कर लिया हमने। इसमें क्या करना है आपको, देखो ये आर है, ठीक है, आर का मतलब रिप्रेशर, ठीक है। यहाँ रिप्रेशर ऑफ एमआरएनए है। ये रिप्रेशर क्या कर रहा है कि यहाँ ऑपरेटर पे जाकर के, ठीक है, ये जो यहाँ पर ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर में जाकर क्या कर रहा है, ये बाइंड कर जा रहा है। और बाइंड कर जाने के कारण क्या कर रहा है, ये आगे का प्रोसेस जो है ये होने नहीं दे रहा है, इनकम्प्लीट कर दे रहा है। तो आगे का प्रोसेस होने नहीं दे रहा है, जिसके कारण जो ट्रांसक्रिप्शन है ये रुक जा रहा है, ट्रांसक्रिप्शन जो है ये रुक जा रहा है, ट्रांसक्रिप्शन को आगे होने नहीं दे रहा है। अगर हमें ट्रांसक्रिप्शन को करवाना है तो हमें इस रिप्रेशर को रोकना होगा कि ये ऑपरेटर तक ना पहुंचे, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, तो ये जो रिप्रेशर है ना, रिप्रेशर में आ जाता है एक इंड्यूसर, ठीक है। और इंड्यूसर कुछ इस तरह से इस पे चिपक जाता है, और इंड्यूसर जो है इस तरह से कुछ चिपक जाता है, जिसके कारण ये जो प्रेशर है ये ऑपरेटर तक पहुंच नहीं पा रहा। अब ऑपरेटर तक ये पहुंचेगा नहीं, तो हमारा आगे का जो प्रोसेस है, आगे का जो प्रोसेस है ये आराम से कंप्लीट होगा, आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो जब ये आगे का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस भी आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसमें बस ये सीखना था कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस को रोक कौन रहा है और प्रॉब्लम कौन कर रहा है, ठीक है। तो हमने देखा ना कि प्रॉब्लम कौन कर रहा था, ये प्रेशर ही कर रहा था, जो कि इस ऑपरेटर में जाकर के बाइंड कर जा रहा था। देखो ये पॉइंट भी यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बाइंड कर रहा था, जिसके कारण ही ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस नहीं हो रहा है। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस नहीं होगा तो डीएनए जो है आरएनए में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। ठीक है, अब ये जो चार आपको दिख रहे हैं, ये मान लो एक कोडोन है, ठीक है। अब कोडोन का काम क्या है, कोडिंग करना, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देख के बताना है कि ये हम किसका कोडिंग कर रहे हैं, डीएनए के लिए कोडिंग कर रहे हैं या आरएनए के लिए कोडिंग कर रहे हैं। तो देखो पहचानना बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर आपको यू दिख रहा है, यू हमने पहले बोल दिया, यू का मतलब क्या होता है, यूरासिल होता है। और यूरासिल किस में प्रेजेंट होता है, आरएनए में प्रेजेंट होता है। तो ये देख के बता दे सकते हैं कि हम किसका स्ट्रेन बना रहे हैं, आरएनए का स्ट्रेन बना रहे हैं। और आरएनए का स्ट्रेन बनेगा तो कैसा बनेगा, एक सिंगल स्ट्रैंड बनेगा, ठीक है। और अगर हमें डीएनए का बनाना पड़ता तो कैसे बनाता, डबल स्ट्रैंड बनता, ऐसा कुछ बनता। और डीएनए का बनेगा तो एक ऊपर में भी इसी तरह कोडोन लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो इसे देख के ये तो पता चल जा रहा है कि हम कोडिंग किसका कर रहे हैं, आरएनए का कोडिंग कर रहे हैं। अब इसमें देखो, अब यहाँ हमने कोडिंग जो पढ़ रहा था, तो कोडन हमने जब पढ़ा था तो उसमें हमने बोला था कि एक स्टार्ट कोडन होता है, स्टॉप कोडन होता है। तो ये कोडन किस तरह है, यूजीए। आपको ट्रिक भी बताया था मैंने, उल्लू आया आया, उल्लू गया आया, या फिर उल्लू आ गया। तो वो जो था वो तीनों कैसे थे, स्टॉप कोडन काम कर रहे थे।
और यहाँ पर क्या है, उल्लू गया आया है, मतलब ये कैसा कोडन है, स्टॉप कोडन है। मतलब ये क्या करेगा, ये रुक, यहाँ पर कोई कोडन काम नहीं कर रहा है, मतलब ये कोडिंग नहीं करेगा। तो कोडन स्टार्ट कहाँ से होगा, ये देखो ये रहा हमारा स्टार्टिंग कोडन, AUG हमने बोला था ना, AUG जो होता है कैसा होता कोडन होता है, स्टार्टिंग कोडन होता है। और ये कोड किसके लिए करता है, तो मिथ्यूनिन के लिए करता है। तो यहाँ से हमारा कोडिंग स्टार्ट हो गया, देखो ये स्टार्ट होगा। अब आगे जैसे बढ़ रहे हैं तो दूसरा कोडन आता है GUA। तो ना तो ये स्टार्टिंग कोडन है और ना ही ये स्टॉप कोडन है, मतलब हमारा कोडिंग अभी भी जारी रहेगा, ऐसे चलता जाएगा चलता। लेकिन यहाँ जैसे आएंगे तो ये कोडन क्या है, UAA, मतलब उल्लू आया आया, ये कैसा कोडन हो जाएगा, स्टॉप कोडन हो जाएगा। तो बोलेगा ये अब बहुत कोडिंग कर लिया, यहाँ के रुक जाओ। तो जो भी हमारा कोडिंग होगा वो कहाँ तक के लिए होगा, AUG से स्टार्ट हो रहा है और GUA पे यहाँ जाकर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से कोडिंग हमें करनी। तो अब आते हैं आरएनए पॉलीमरेज पे। ठीक है, अब आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो दोनों प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में भी अदरवाइज यूकैरियोट्स में भी। दोनों में डिफरेंस ये है कि यूकैरियोट्स में जो आरएनए पॉलीमरेज होते हैं वो 3 टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं और प्रोकैरियोट्स में सिर्फ 1 टाइप के प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 1 टाइप के, जैसे कि इसमें रिसीवर आरएनए है, ट्रांसफर आरएनए है और मैसेंजर आरएनए है। इसमें क्या है, रिसीवर आरएनए है, मैसेंजर आरएनए भी है और एचएनआरएनए भी है। एचएनआरएनए का फुल फॉर्म होता है हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए, और ये हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए को ही हम क्या कहते हैं, प्री मैच्योर आरएनए भी कहते हैं। अब प्री मैच्योर आरएनए का मतलब क्या हुआ, प्री मैच्योर आरएनए का मतलब होता है, प्री का मतलब क्या होता है, पहले, मतलब आरएनए बनने से पहले। ठीक है, आरएनए बनने से पहले क्या बनना पड़ेगा, एचएनआरएनए बनता है, ये बता रहा है ये, इसीलिए हम इसको कहते हैं प्री मैच्योर आरएनए। और इसको हम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट क्यों कहते हैं, देखो अगर तो हमने ट्रांसक्रिप्शन का मतलब पढ़ा था कि जब डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट होता है तो हम क्या कहते हैं, उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, है ना। तो ट्रांसक्रिप्शन कर क्या रहा है कि डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट कर रहा है। और अभी हमने देखा कि आरएनए बनने से पहले किस में कन्वर्ट होना पड़ता है, आरएनए बनने से पहले कन्वर्ट होना पड़ता है एचएनआरएनए में, इसलिए तो हम इसको प्री मैच्योर आरएनए कहते हैं, है ना। तो ट्रांसक्रिप्शन पहले होगा कैसे, किस में, ये एचएनआरएनए में होगा, तभी तो इससे जाकर के आरएनए बनेगा, है ना। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, मतलब पहले ट्रांसक्रिप्ट इस पे होगा तब जाकर के आरएनए फॉर्म होता है। तो यहां से क्लियर हो गया। अब आगे देखो, हमें पता है डीएनए कैसा स्ट्रैंड होता है, डबल स्ट्रैंड होता है। ठीक है, तो डबल स्ट्रैंड होता है ना, कैसा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, मैंने बहुत अजीब बनाया है पर आप समझ जाना। ठीक है, एक होता है 5 स्ट्रेन, एक होता है 3 डैश, है ना, एक होता है 5 डैश, तो एक होता है 3 डैश, एक यहाँ होगा 3 डैश, तो ये हो जाएगा 5 डैश। ठीक इसी तरह हमने यहाँ बनाया है। ठीक है, देखो ये वाला, यहाँ 2 स्ट्रेन हमने लिया है, एक लिया है 5 डैश, एक लिया है 3 डैश, और इसका जस्ट अपोजिट हमने एंटी पैरेलल क्या लिया है, 3 डैश। यहाँ 3 डैश है तो यहाँ 5 डैश। अब देखो यहाँ पर पॉइंट ये है कि अगर हम 5 डैश टू 3 डैश की ओर जा रहे हैं, मतलब कि हम डाउन स्ट्रीम बोलेंगे उसको। ठीक है, जैसे कि ये 5 डैश है और ये 3 डैश है, 5 डैश टू 3 डैश की ओर अगर जा रहे हैं तो हम बोलेंगे क्या, कि ये डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं। ठीक है, और 3 डैश टू 5 डैश की ओर अगर हम जा रहे हैं तो हम बोलेंगे ये अप स्ट्रीम में जा रहे हैं। ठीक, लॉजिक लगाओ कि एक आप एग्जाम में क्या किए, एक बार आपका क्या आ गया, 5 नंबर आया। ठीक है, 5 में 5 आया, और दूसरा बार एग्जाम दिया तो क्या आ गया, 3 आ गया। तो सिंपल सी बात है, आपका मार्क्स क्या हुआ, डिक्रीज किया। डिक्रीज किया मतलब डाउन हुआ, इसीलिए हम कहते हैं उसको डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, उसी तरह अगर मान लो अब क्या हुआ, आपने एग्जाम दिया और आपका पहले आया 3, बाद में आ गया 5, तो आपने क्या किया, इंक्रीज किया। इंक्रीज किया मतलब कि अप हुआ, है ना, मार्क्स का क्या हुआ, इंक्रीजमेंट हुआ। तो उसी तरह क्या हुआ, यहाँ 3 डैश टू 5 डैश तरफ आते हैं तो हम बोलते हैं ये अप स्ट्रीम हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है। ठीक, अब देखो ये जो स्ट्रेन है 3 डैश टू 5 डैश वाला, इसको अपन ने क्या माना है, 3 डैश टू 5 डैश जा रहा है तो कौन सा स्ट्रेन, अप स्ट्रेन। और अप स्ट्रेन को हम दूसरा नाम बोलते हैं टेम्परेट स्ट्रेन। क्या कहते हैं, टेम्परेट स्ट्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो 5 डैश टू 3 डैश वाला स्ट्रेन है, ये कैसा स्ट्रेन, कैसा, कौन सा स्ट्रीम हो रहा है इसमें, 5 डैश टू 3 डैश की तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं तो कौन सा स्ट्रीम होगा, जिसके देख के बताओ कौन सा स्ट्रीम है, 5 डैश टू 3 डैश की ओर जा रहे हैं, मतलब कौन सा स्ट्रीम में है, हम डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं कि नहीं, ये डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं, ये डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं। और डाउन स्ट्रीम को हम डाउन स्ट्रीम में कौन सा स्ट्रेंड होता है,
कोडिंग स्ट्रेन होता है। कोडिंग स्ट्रेन का काम है यहाँ पर कोड करना, नया कुछ हो उसको कोड करना, ठीक है। और कोडिंग जो होती है वो कैसे होती है, 3 फेजेस में होती है। पहला फेज होता है इनिशिएशन फेज, दूसरा होता है इलोंगेशन फेज, तीसरा टर्मिनेशन फेज। मतलब कि कुछ हमें नया पॉलीमरेज अगर यहाँ पर हमें कोड करना है तो यहाँ प्रोमोटर से स्टार्ट होगा और खत्म हो जाएगा इस टर्मिनेटर पे, ठीक है। पर उससे पहले हमें ये समझना है, ठीक है। तो जैसे कि ये देखो, ये कौन सा ये है प्रोमोटर, ये है टर्मिनेटर। मतलब यहाँ पर हम कोडिंग करेंगे यहाँ से यहाँ तक और टर्मिनेटर में जाके खत्म कर देना है। इसलिए हम यहाँ कोई भी कोडिंग हमें यहाँ शो नहीं कर रहा है कि नहीं, यहाँ पर कोई कोडिंग नहीं है टर्मिनेटर में। क्यों? क्योंकि टर्मिनेटर में हमें जाकर के खत्म करना रहता है कोडिंग को। तो जैसे कि यहाँ पर प्रोमोटर से स्टार्ट हुआ है कोडिंग, कौन सा कोडिंग है देख करके बताओ, ये डीएनए का कोडिंग है या आरएनए का कोडिंग है। तो जैसे आप कोडिंग देखोगे तो यहाँ टी है मतलब कि थाइमिन प्रेजेंट है। और थाइमिन हमें पता है किस में होता है, डीएनए में प्रेजेंट होता है या आरएनए में, तो डीएनए में प्रेजेंट होता है। तो ये हम बता सकते हैं कि ये कोडिंग किसके लिए कर रहे हैं, तो डीएनए के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है कोडिंग टी है, फिर ए है, फिर टी है, फिर ए है, फिर ए है। यहाँ पर कोडिंग क्या है, यहाँ पर भी ए है, फिर टी है, फिर टी है, फिर जी है, फिर सी है। लेकिन यहाँ कोई कोडिंग नहीं है क्योंकि ये टर्मिनेटर फेज है, यहाँ खत्म हो जाना है कोडिंग, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये जो है कौन सा स्ट्रीम है, फिर से पूछ रही है कौन सा स्ट्रीम है, 5 to 3 कौन सा स्ट्रीम होगा, डाउन स्ट्रीम होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं नीचे वाले में, यहाँ पर यहाँ 5 होगा तो यहाँ सिंपल सी बात है 3 होगा क्योंकि एंटी पैरेलल में रखना ही है। यहाँ पर 3 है तो यहाँ 5 होगा। तो उसी तरह यहाँ ये कोडोन है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसका एंटी कोडोन लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ टी है, थाइमिन है, तो इसका एंटी कोडोन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसी तरह यहाँ ए है तो यहाँ क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। यहाँ टी है तो यहाँ ए, यहाँ डबल ए है तो यहाँ क्या हो जाएगा, डबल टी। यहाँ तक क्लियर। आगे ही जब यहाँ कोडिंग है तो क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है तो यहाँ टी हो जाएगा, यहाँ डबल टी है तो यहाँ डबल ए हो जाएगा, यहाँ पर सी जी है तो यहाँ सी हो जाएगा, यहाँ सी है तो यहाँ जी हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आपको कोडिंग करना आना चाहिए। कोडिंग करना बहुत ही इजी है, बस आपको कोडोन का एंटी कोडोन पता होना चाहिए। और क्या कोडोन का एंटी कोडोन क्या होता है, ए का टी होता है, जी का सी होता है, ठीक है ना। ए का टी होता है और जी का सी होता है, ठीक है। और अगर हमें डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें पता है कि वहां पर टी नहीं होता, क्या होता है, यूरासिल होता है। तो हम उस जगह ए की जगह क्या यूज करेंगे, एक एंटीकोडन मानेंगे यू, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ तक कर लिया, ठीक है। अब यहाँ एक छोटा सा टॉपिक है, ये है स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन का क्या कहना है, तो स्ट्रक्चरल जीन का कहना है ये क्या है, एक सेगमेंट है डीएनए का जो कोड करता है आरएनए के लिए, ठीक है। मैंने मिस्टेक से यहाँ आरएनए लिख दिया, इसको कट कर देते हैं, ठीक है। जो कोड करता है सिर्फ आरएनए के लिए, ठीक है। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, वो है एमआरएनए। मतलब ये जो स्ट्रक्चरल जीन है वो एमआरएनए के लिए कोडिंग नहीं करता है, बस आरएनए के लिए और टीआरएनए के लिए कोड करता है। ये डीएनए का स्ट्रेंथ था ना हमारा, ये हमने क्या किया, यहाँ ट्रांसक्रिप्शन कर दिया। लो कि हम बोलते हैं अब यहाँ इसका ट्रांसक्रिप्शन कराओ। अब ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो क्या कन्वर्ट होगा, डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट होगा। तो ये जो कोडोन है ये किसका कोडोन है, डीएनए का कोडोन है। क्यों? क्योंकि यहाँ थाइमिन प्रेजेंट है। अब हम बोलते हैं कि नहीं, हमको अब क्या करना है, इसको आरएनए में कन्वर्ट करना है। और हमें पता है थाइमिन इसमें नहीं होता है, थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरासिल होता है, ठीक है। तो यहाँ टी है, टी का एंटी कोडोन क्या हो जाएगा, ए। जल्दी जल्दी बताना, ए है यहाँ, ए का अब एंटी कोडोन क्या हो जाना है, यू हो जाएगा, यूरासिल होगा। क्यों? क्योंकि अब हम कोडिंग किसका कर रहे हैं, आरएनए का कोडिंग कर रहे हैं, है ना। तो अब आरएनए में तो यूरासिल ही प्रेजेंट होता है, थाइमिन प्रेजेंट नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ हो जाएगा यू। अब यहाँ क्या है, सी, तो यहाँ क्या हो जाएगा जी, और यहाँ जी है तो यहाँ सी। बहुत ही इजी था, बहुत ही इजी था, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, हमने क्या बोला था, दोनों प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी। तो पहले प्रोकैरियोट्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में कोडिंग करने के लिए 3 फेजेस हैं। कौन कौन से, इनिशिएशन फेज, इलोंगेशन फेज और टर्मिनेशन फेज, ठीक है। मान लो कि हमें यहाँ पर कोई चीज कोडिंग करनी है। अब कोडिंग क्या करेंगे, तो हम वही
अब आरएनए पॉलीमरेज को देखो, तो प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज हमारे कौन कौन से थे? तो आर आरएनए था, टी आरएनए था और एम आरएनए, यही तो तीनों है ना सिर्फ पॉलीमरेज, यही तीन तो है हमारे सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में। तो या तो हम आर आरएनए के लिए कोड कर सकते हैं, या तो टी आरएनए के लिए कोड कर सकते हैं, या तो फिर एम आरएनए के लिए कोड कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हमें आर आरएनए के लिए कोड करना है, ठीक है, तो हमारा आरएनए पॉलीमरेज क्या हो जाएगा? आर आरएनए, ये कोड हमें आरएनए करना है। तो ठीक है, इनिशिएशन पहले हमें क्या करना पड़ेगा? आरएनए को फॉर्म करना पड़ेगा, मतलब इनिशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ आर आरएनए को मान लो हमने इनिशिएशन किया यहाँ पर, ठीक है, प्रोमोटर फेज में। कैसे किया? तो एक आरएनए पॉलीमरेज लिया कोई भी, मतलब कि हमने कौन सा लिया है? आर आरएनए लिया है। तो हम यहाँ आरएनए पॉलीमरेज की जगह क्या लिखेंगे? हम आरएनए पॉलीमरेज की जगह लिख देंगे आर आरएनए, ठीक है। और उसमें क्या जोड़ दिया हमने? सिग्मा फैक्टर को जोड़ देना है। किसको जोड़ देना है? सिग्मा फैक्टर को जोड़ देना है, ठीक है, ये सिग्मा फैक्टर को हमें जोड़ देना है। इससे क्या होगा? हमारा जो आर आरएनए होगा वो इनिशिएट हो जाएगा, मतलब फॉर्म हो जाएगा, इस प्रोमोटर फेज में दिखना शुरू हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? ये जो आरएनए हमने बनाया, आर आरएनए हमने जो बनाया, उसको आगे भी तो बढ़ाना है। आगे कौन बढ़ाएगा? तो आगे बढ़ाएगा हमारा इलोंगेशन फेज। अब इलोंगेशन फेज में क्या करना पड़ेगा? फिर से हम वही आर आरएनए लिखेंगे, और कौन सा फैक्टर लगेगा? रो फैक्टर लगेगा। और ये रो फैक्टर क्या करेगा? आर आरएनए को आगे बढ़ाने का काम करेगा। तो जैसे कि आरएनए, जैसे ही हमने यहाँ रो फैक्टर जोड़ा तो फटाक से इधर आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब दिखेगा कि ये टर्मिनेटर फेज है, तो हमें रुकना भी तो पड़ेगा, खत्म भी तो करना है, क्योंकि टर्मिनेटर में खत्म होना चाहिए। तो टर्मिनेशन करने के लिए जो हमने ये जो रो फैक्टर हमने जोड़ा था उसको क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है, इसको हटाना पड़ेगा। तो आरएनए पॉलीमरेज से जैसे ही हम इस रो फैक्टर को रिमूव कर देंगे, वैसे ही ये प्रोसेस, ये जो कोडिंग हम कर रहे हैं नया स्ट्रेन के लिए, क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये बंद हो जाएगा, यहाँ जाके बंद हो जाएगा। तब जाकर हम बोलेंगे अब हमें क्या मिल गया? ये आर आरएनए मिल गया। अब देखो आर आरएनए कोडिंग कैसे हो गया, स्ट्रेन का नाम कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ 3 डैश है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5 डैश हो जाएगा। यहाँ 5 डैश है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 डैश हो जाएगा, है ना। इसीलिए तो हमारा जो बनेगा कुछ इस तरह का स्ट्रेन बनेगा, यहाँ 5 डैश और यहाँ 3 डैश। अब याद करो ये 5 डैश तो 3 डैश कौन सा स्ट्रीम है? डाउन स्ट्रीम है। और डाउन स्ट्रीम में कौन सा स्ट्रेन छुपा होता है? कोडिंग स्ट्रेन। इसीलिए हम इसको कहते हैं कोडिंग स्ट्रेन। 5 डैश टू 3 डैश वालों क्या कहते हैं? हमेशा कोडिंग स्ट्रेन कहते हैं, कि मतलब ही है कि नया कोडिंग किस में होगा? हमेशा 5 डैश टू 3 डैश वाले में ही होगा। देख सकते हैं। अब यूकैरियोट्स में हमारा आरएनए पॉलीमरेज कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स के हैं। कौन कौन से? आर आरएनए, एम आरएनए और एचएन आरएनए और टी आरएनए। ठीक है, याद हो तो एचएनआरएनए को हमने बताया था कि ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी होता है, और इसको हम प्राइमरी आरआरएनए भी बोलते हैं, या फिर मैच्योर आरआरएनए भी बोलते हैं, प्री मैच्योर आरआरएनए भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि हमने ये भी बता दिया था कि प्री मैच्योर आरआरएनए का मतलब है कि आरआरएनए मतलब आरएनए बनने से पहले हमें क्या बनेगा? एचएनआरएनए मिलेगा। ठीक है ना। अब इसको हम देखते हैं। देखो यूकैरियोट्स का जो हम डायग्राम देखते हैं तो कुछ इस तरह का दिखता है। इससे आपको अभी इतना क्लियर नहीं हो रहा होगा, ठीक है। दूसरा डायग्राम ये है, ये कुछ से कुछ बेटर है, पर इससे भी आप थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने खुद से अब एक बनाया है, इसमें देखते हैं। देखो जैसे कि ये डीएनए था, ठीक है ना, मैं बता देता हूँ। ये डीएनए है। डीएनए कैसा स्टैंडर्ड होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है, सबको पता है। इसका एक मान लो एक स्ट्रैंड हमने दोनों स्ट्रैंड क्या किया? अलग अलग कर दिया, ठीक है। यहाँ से क्या किया हमने? दोनों स्ट्रैंड को क्या किया? बांट दिया है। तो बांट दिया मतलब ये अलग स्ट्रैंड में बांट दिया, ये वाला अलग अलग स्ट्रैंड में बांट दिया, तो सिंगल सिंगल स्ट्रैंड टूट गया। अब सिंगल स्ट्रैंड मतलब क्या हो गया? आरएनए में टूट गया। अब देखो आरएनए बनने से पहले क्या बन किस में टूटेगा? प्री मैच्योर आरएनए में टूटेगा, मतलब किस में? एचएनआरएनए में टूटेगा। ठीक है, अब ये एचएनआरएनए में टूट गया है, ठीक है। और एचएनआरएनए में टूटता है ना, तो इसमें कुछ इस तरह का प्रेजेंट है, एक्सोन प्रेजेंट होता है और इंट्रॉन्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। पहले एक्सोन फिर इंट्रॉन्स, फिर एक्सोन फिर इंट्रॉन्स, ठीक है। एक्सोन इंट्रॉन इस तरह से चलता जाता है सेगमेंट, ठीक है। अब हमने क्या किया? इसका स्प्लाइसिंग किया है। क्या किया है? आपको दिख रहा हो तो यहाँ पर हमने लिखा है स्प्लाइसिंग, ठीक है। स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होता है? स्प्लाइसिंग का मतलब होता है कि हम क्या करना है, इस जो ये जो एक्सोन है, ठीक है, एक्सोन को हमें कट करके अलग करना है। यहाँ पर एक्सोन था, हमने कट करके अलग किया।
फिर से यहाँ एक्सोन देखा, इसको कट किया, यहाँ पर से कट किया, मतलब एक्सोन वाला पार्ट को अलग कर लेना है, ठीक है, और इंट्रॉन्स को बाहर रिमूव कर देना है ना। हमने क्या किया, एक्सोन वाले को कट किया और उसको रखा और इंट्रॉन्स को बाहर फेंक दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या किया, जितने भी एक्सोन वाले पार्ट थे हमने उसको मिला दिया, मतलब ज्वाइंट कर दिया, ठीक है। उस प्रोसेस को कहते हैं स्प्लाइसिंग, मतलब कि क्या, कट द एक्सोन एंड रिमूव द इंट्रॉन्स, देन फिर ज्वाइन द एक्सोन्स इज नोन एज स्प्लाइसिंग, ठीक है। बस एक्सोन को कट किया, इंट्रॉन्स को हटा दिया, रिमूव किया और फिर से एक्सोन को वापस जोड़ दिया, उसी को कह दिया हमने स्प्लाइसिंग, ठीक है। स्प्लाइसिंग करने के बाद हमें कुछ इस तरह से दिखेगा, एक्सोन, सिर्फ एक्सोन दिखेगा, इंट्रॉन्स को हमने भगा दिया, अब एक्सोन ही सिर्फ दिख रहे होंगे, ठीक है ना। अब उस पे भी हमने क्या किया है, एक तरफ कैपिंग किया है और दूसरी तरफ टैलिंग किया है। अब आप कैसे समझोगे कि किस तरफ कैपिंग करना चाहिए। देखो ये जो है, ये 5 डैश टू 3 डैश वाला कोडिंग स्ट्रेंथ था हमारा, है ना, ये 5 डैश था, ये 3 डैश वाला है ना, ये कोडिंग स्ट्रेंथ था हमारा। अब देखो तो ये एक तरह से समझो तो ये जो 5 है ना, ये ये एक हेड है, ठीक है, और ये जो है ये टेल है, मतलब लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो हमें पता है कि कैप कहाँ पहनते हैं, हम हेड में पहनते हैं, तो हमने क्या किया, इस फ्रंट में मतलब कि ये जो 5 डैश था, ये 5 डैश वाले में हमने क्या किया, ये 5 डैश वाले में हमने क्या कर दिया, कैपिंग करवा दिया, और ये लास्ट था तो लास्ट में हमने क्या कर दिया है, टैलिंग कर दिया है, ठीक है। आप कुछ इस तरह से समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ यही था, ये होता है यूकैरियोट्स की कहानी, ठीक है ना, कि कैसे एचएनआरएनए से वो एमआरएनए में टूट गया, मतलब आरएनए में टूटा है, ठीक है। तो हमने इसीलिए बोला था ये एचएनआरएनए कैसा आरएनए है, प्री मैच्योर आरएनए है, क्योंकि देखो ये आरएनए में टूटा है, ठीक है, ये जो एचएनआरएनए है वो आरएनए में टूटा है, लेकिन अब आता है सिस्टोन्स पे, ठीक है। अब सिस्टोन क्या कहता है, सिस्टोन कहता है कि एक सेगमेंट है डीएनए का जो कोड करता है सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन कुछ सिमिलर लग रहा होगा एक स्ट्रक्चरल जीन के जैसा, है ना, हमने स्ट्रक्चरल जीन में क्या पढ़ा था, ये तो पढ़ा था कि एक सेगमेंट है डीएनए का जो कोड करता है आरएनए के लिए, ठीक है। लेकिन उसमें याद करो तो एक एक्सेप्शन पढ़ा था एमआरएनए, और सिस्ट्रोन में एक भी एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है ना, एक भी एक्सेप्शंस नहीं है इसमें, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी सिस्ट्रोन्स है वो सारे के सारे स्ट्रक्चरल जीन तो होंगे, लेकिन जितने स्ट्रक्चरल जीन है वो सारे के सारे हम सिस्ट्रोन नहीं बोल सकते, ठीक है। जितने भी सिस्ट्रॉन्स है उसको हम स्ट्रक्चरल जीन तो बोल सकते हैं, पर जितने भी स्ट्रक्चरल जीन है उसको हम सिस्ट्रोन नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। ये आप नोट में लिख लेना, ये वीवीआई पॉइंट है, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि यार हमने उसमें एक्सेप्शन पढ़ा था और इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चरल जीन में हमने यही तो पढ़ा था कि ये क्या करता है, स्ट्रक्चरल जीन तो कोड करता है आरएनए के लिए, लेकिन टीआरएनए, अब देखो यहाँ पर ये क्या है कि टीआरएनए जो है वो सिस्ट्रोन नहीं कहलाता। हमने अभी पढ़ा कि स्ट्रक्चरल जीन में क्या था कि वो एमआरएनए के लिए कोड नहीं करता है, ठीक है, और सिस्ट्रोन में हमने देखा एक्सेप्शन कि ये टीआरएनए जो है वो सिस्ट्रोन नहीं कहलाता है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन में एक्सेप्शन क्या था, तो एमआरएनए, और सिस्ट्रोन में एक्सेप्शन कौन है, टीआरएनए, ठीक है, ये याद रखना है। अब हमने जो आरएनए पॉलीमरेज पढ़ा तो उसमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को देखा, कुछ डिफरेंस हम लोग इसमें चेक कर लेते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में पहला क्या कह रहा है कि मोस्ट जीन आर पॉलीसिस्टोनिक, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में जो जीन्स होंगे, ज्यादा से ज्यादा जो जीन होंगे वो कैसे होते हैं, पॉलीसिस्टोनिक होते हैं, मतलब एक से 3 से अधिक सिस्टोन प्रेजेंट होंगे। पॉली का मतलब मैंने बताया था ना पहले ही कि मोर देन 3, ठीक है, मतलब कि 3 से अधिक सिस्टोन प्रेजेंट होंगे। लेकिन यूकैरियोट्स में ऐसा हमने नहीं देखा था। यूकैरियोट्स में कहता है कि मोस्ट ऑफ जीन जो होंगे वो मोनोसिस्टोनिक होंगे, इसीलिए हमने कहा था ना कि वो 1 टाइप के होते हैं, वो 3 टाइप्स के होते हैं, इसीलिए कहा था, ठीक है। तो यूकैरियोट्स में कहता है कि मोस्ट जीन आर मोनोसिस्टोनिक, ठीक है। फिर से प्रोकैरियोट्स में दूसरा पॉइंट कहता है कि मोस्ट जीन आर नॉन स्प्लिटिंग। नॉन स्प्लिटिंग का मतलब होता है कि वो डिवाइड नहीं करेगा, टूटेगा नहीं, मतलब डीएनए है तो वो डीएनए में ही रहेगा, आरएनए में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ यूकैरियोट्स में आता है तो यूकैरियोट्स में कहता है कि इसमें जितने भी जीन होंगे वो सारे के सारे कैसे जीन होते हैं, स्प्लिटिंग जीन होते हैं, मतलब कि ये टूटेंगे, डिवाइड कर जाएंगे, डीएनए से आरएनए में टूट जाएंगे, ठीक है।
चलो ये अब क्लियर हो गया यहाँ पर। अब सिस्टम को थोड़ा सा एक डेफिनेशन दे देते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के रिलेटिव और एंट्रेंस के रिलेटिव भी, ठीक है। और इससे क्वेश्चन हर साल आते ही हैं, ठीक है, चाहे वो एंट्रेंस के एग्जाम हो या फिर बोर्ड्स के, ठीक है। इसलिए मैं ये टॉपिक अच्छे से क्लियर कराना चाहता हूँ। तो सिस्टोन क्या कहता है कि सेगमेंट है डीएनए का जो कोड करता है किसके लिए, एक पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए, ठीक है। और जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं ना, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है इसके अंदर कितने अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, 50 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन आगे आप बनाओगे, ठीक है। इसलिए आप याद रख लेना कि एक पॉलीपेप्टाइड, इस जो पॉलीपेप्टाइड है उसके अंदर कितने अमीनो एसिड होते हैं, तो 50 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तब जा करके सिस्टोन कंप्लीट होता है। और ये जो सिस्टोन होता है इसमें कितने कोडोन छुपे होते हैं, एटलीस्ट 51 कोडोन छुपे होते हैं। अब 51 कोडोन में भी जो 50 कोडोन्स होते हैं वो सेंस कोडोन होते हैं, ठीक है। जो 50 कोडोन्स होते हैं ना वो सेंस कोडोन हम बोलते हैं उसको, और एक कोडोन जो होता है उसको नॉन नॉन सेंस कोडोन बोलते हैं, ठीक है। अरे वो गलत वाला वर्ड नहीं, नॉन सेंस कोडोन बोलते हैं। मैं NON और SENC वो वाला वो, ठीक है, गलत बात नहीं, ठीक है। और दूसरी बात, जो 50 कोडोन्स है एमिनो एसिड का, ठीक है, जो 50 कोडोन्स होते हैं वो एमिनो एसिड के लिए कोड करते हैं। और ये जो वन कोडोन होते हैं वो स्टॉप कोडोन का काम करते हैं, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार कि ये जो सिस्टोन है ये किसका है, सेगमेंट है, डीएनए का सेगमेंट है जो कोड करता है एक पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए। और एक पॉलीपेप्टाइड चेन में कितने अमीनो एसिड होते हैं, तो 50 अमीनो एसिड होते हैं। तब जाके सिस्टोन कंप्लीट होता है। और इस सिस्टोन के अंदर 51 कोडन होते हैं एटलीस्ट, ठीक है। और इसमें कि 1 कोडन जो होता है वो नॉन सेंस कोडन होता है, 50 कोडन जो होते हैं वो सेंस कोडन होते हैं, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं 50 कोडन जो होते हैं वो एमिनो एसिड के लिए कोड किए जाते हैं, और एक कोडन जो होता है वो स्टॉप कोडन का काम करता है। तो यहाँ हमारा टॉपिक पूरा हो गया है क्लियर। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, चलो। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कोर एंजाइम्स रिक्वायर्ड अ फैक्टर फॉर टर्मिनेशन ऑफ RNA सिंथेसिस एट अ सम साइट्स, दिस इज नोन एज। अब ये याद करो, मैंने RNA पॉलीमरेज जब पढ़ाया था उस टाइम हमने बोला था, याद होगा, तो टर्मिनेशन के लिए, ठीक है, टर्मिनेशन के लिए कौन सा फैक्टर को हमने रिमूव किया था, कौन सा फैक्टर को हमने रिमूव किया था, सिग्मा फैक्टर को रिमूव किया था, रो फैक्टर को रिमूव किया था, गामा फैक्टर या अल्फा पार्टिकल। देखो यार ये दोनों तो हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, तो ये तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो आंसर है या तो ये रो सिग्मा फैक्टर होगा या तो रो फैक्टर होगा। उसमें भी याद आना चाहिए कि सिग्मा फैक्टर सिर्फ इनिशिएशन फेज में काम आया था, टर्मिनेशन और इलोंगेशन में तो इसका कोई रोल ही नहीं था, ठीक है। तो इसका आंसर चला जाएगा 2, मतलब कि रो फैक्टर को, ठीक है। मजा आ रहा होगा यार, कितना इजी क्वेश्चंस है, चलो, ठीक है। अब ये भी नोट में आ जाओ कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो क्या होता है, आरएनए में टूटता है, और ठीक है। और जब आरएनए का ट्रांसलोकेशन करते हैं तो वो किसमें टूट जाता है, प्रोटीन में टूट जाता है, ठीक है। डीएनए का जब ट्रांसक्रिप्शन करते हैं अपन तो वो आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है, और जब इस आरएनए का ट्रांसलोकेशन किया जाता है तो उससे प्रोटीन बनता है। अगर हम ट्रांसलोकेशन का डेफिनेशन बोले तो हम क्या बोलेंगे, अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज ब्रोकन एंड जॉइंड विथ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, दिस इज आल्सो नोन एज इलीगल क्रॉसिंग ओवर। देखो इसमें आपको तीन चीज समझना पड़ेगा, होमोलोगस और नॉन होमोलोगस। होमोलोगस और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम जो है हमने जेनेटिक्स का फर्स्ट पार्ट पे कवर किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे वीडियो दी गई है, आप एक बार देख लेना उसे, है ना, ताकि उससे कंफ्यूज ना हो। इलीगल क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है जेनेटिक मटेरियल का चेंज एक्सचेंज होना। अब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा कैसे, तो इस डायग्राम से देखो, यहाँ पर हमने दो क्रोमोसोम लिया है, ये दोनों जो है वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है। नॉन होमोलोगस क्यों बोलेंगे, क्योंकि देखो तो ये जो है ये एक बड़ा क्रोमोसोम दिख रहा है और एक छोटा क्रोमोसोम है ना, दोनों इक्वल है नहीं, तो इससे भी पता चल सकता है कि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है दोनों। हमने क्या किया, इसको यहाँ पर से कट मारा है, मतलब ब्रेक किया है, और इस क्रोमोसोम को भी यहाँ से ब्रेक किया है। और क्या किया, इस क्रोमोसोम को हमने यहाँ भेज दिया और इस वाले क्रोमोसोम को यहाँ भेज दिया। तो रिजल्ट हमारा क्या मिलेगा, कुछ इस तरह का मिलेगा, इधर वाले यहाँ आ गया और यहाँ वाले यहाँ आ गया।
तो रिजल्ट हमारा कुछ इस तरह का दिखने को मिलेगा। तो ये दोनों के बीच क्या हो रहा है, दोनों के बीच हो रहा है क्रॉसिंग ओवर, मतलब जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। क्योंकि इसका जो क्रोमोजोम था, इसके अंदर जो क्रोमोजोम होगा, तो इसके अंदर जो क्रोमोजोम होगा वो चला गया इस वाले क्रोमोजोम के पास, और इसके पास भी जो क्रोमोजोम होगा ये आ गया इस वाले के पास। तो दोनों ने क्या कर लिया, क्रॉसिंग ओवर किया। इस प्रोसेस को ही कहते हैं ट्रांसलोकेशन। और ये ट्रांसलोकेशन कैसा होता है, तो इलीगल क्रॉसिंग ओवर करता है। ये आपको याद रखना है ना। उसके बाद ये है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो कि आपको खुद से पढ़ना है। बस मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि ह्यूमन जीनोम जो होता है अप्रोक्स देखा जाए तो 3 × 10⁹ बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। अब समझ सकते हो कितने ज्यादा बेस पेयर है। और बेस पेयर का मतलब क्या है, नाइट्रोजन बेस पेयर। ओके, यहाँ पर है ह्यूमन जीनोम। ह्यूमन जीनोम तो हमने पहले बता दिया कितना है। अब अगर हम बात करें एवरेज जीन की, तो वो होते हैं 3000 नाइट्रोजन बेसिस, है ना। एवरेज जीन कितना है, तो 3000 बेसिस के साथ होते हैं। लार्ज ह्यूमन जीन की बात करो तो उसको कहते हैं डिस्ट्रोफिन, जो कि 2.4 मिलियन बेसिस प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। टोटल नंबर ऑफ जीन की बात करें तो 30,000 होते हैं। 99.9% न्यूक्लियोटाइड ऐसे हैं जो कि सारे पीपल में सेम पाए जाते हैं। मतलब जितने भी अगर पीपल्स है ना, सारे के अंदर जो 99.9% न्यूक्लियोटाइड होता है वो सेम होता है, मतलब यूनिक होता है। तो अब आपको एक क्वेश्चन आता होगा कि क्या सभी, अगर न्यूक्लियोटाइड सेम है तो क्या सभी के फिंगर प्रिंट भी सेम होंगे। एक्चुअली नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि 0.1% है ना, 0.1% जो न्यूक्लियोटाइड है वो तो डिफरेंट है ना। तो वही उसी का ही हम कहते हैं फिंगरप्रिंट, जो हमारा सबका अलग अलग होता है। बाकी सिर्फ अगर देखा जाए तो सबके पास तो वही है ना, हमारे पास भी हेयर है, उसके पास भी हेयर है, हमारे पास भी आई है, उसके पास भी आई है। तो बहुत सारे फीचर्स तो सेम है, पर कुछ तो अलग है ना हमारे बीच, है ना। अब बात करें कि मोर देन 50% जीन जो है वो फंक्शन अभी भी क्या है, अननोन है। मतलब ऐसे जीन जो है अभी तक हमें उसके फंक्शन पता नहीं है। लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड फॉर प्रोटीन। ये जो लेस देन 2% ऑफ जीनोम होते हैं वो प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। अगर हम बात करें क्रोमोजोम 1 हैज मोस्ट जीन, जिसमें कि इतने जीन प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोजोम वाई हैज फ्यूएस्ट जीन, जिसमें कि 231 जीन प्रेजेंट होते हैं। ओके, अगर हम बात करें लास्ट हमारा लाइन क्या लिखा हुआ है कि 1.4 मिलियन लोकेशन जो है वो SNPS में फाउंड होता है। ये सब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर बात करें ज्यादातर इंपॉर्टेंट कौन है, तो ये ह्यूमन जीनोम याद रख लेना है आपको, क्योंकि इससे नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके बोर्ड्स में भी आते हैं। और ये डिस्ट्रोफिन जो है ये हमारा लार्जेस्ट ह्यूमन जीनोम है, ये आपको याद रखना है। ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ तक तो अब मैं कहता हूँ ना, ये 50% वाले तक ये याद कर लेना आप, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम आते हैं डीएनए में। अब डीएनए जो है ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है बल्क डीएनए, जो मतलब गुच्छा में रहना पसंद करेंगे। एक होता है सैटेलाइट डीएनए, मतलब जो सिंगल रहेंगे। अब देखो, हमने थोड़ी देर पहले बोला ना कि 99.9% न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो सारे पीपल में सेम होते हैं। मतलब वो क्या है, गुच्छे में रहने वाले हैं, वो बल्क डीएनए में आ जाएंगे। तो इसके अंदर 99.9% न्यूक्लियोटाइड वो जो है इसके अंदर आ जाएगा। 0.1% न्यूक्लियोटाइड जो डिफरेंट होते हैं उसको हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। और हम बात करें तो बल्क डीएनए को हम कोडिंग कर सकते हैं, लेकिन सैटेलाइट डीएनए के लिए कोडिंग नहीं कर सकते हैं, याद रखना। तो बल्क डीएनए के अंदर कोडिंग किया जाता है और सैटेलाइट डीएनए के अंदर कोडिंग नहीं किया जा सकता। ओके, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। सैटेलाइट डीएनए के दो टाइप हैं, एक है मिनी, एक है माइक्रो। ओके, ये लड़के तो खास करके नहीं भूलेंगे। बस याद रखना है कि मिनी में आता है VNTR और माइक्रो में आता है अस्टार, मतलब STR। मिनी में कितने बेसेस प्रेजेंट होते हैं, तो 10 to 60 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, और माइक्रो में 1 to 8 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। ये आपको याद रखना है ना। आगे बात करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब यहाँ से आप बनोगे डिटेक्टिव, है ना। डिटेक्टिव बनने वाले हो, क्यों, क्योंकि आप अभी एक केस सॉल्व करोगे। कैसे करेंगे वो देखो। जिस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हमें क्या पढ़ना है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप समझ नहीं आ रहा हो कि फिंगरप्रिंट से आपको क्या बनाना है, डीएनए बनाना है। और उस डीएनए से क्या करोगे, डीएनए अगर आपको मिल जाएगा तो आप बता सकते हो ना कि किस पर्सन का डीएनए से मैच करेगा, तो आप बता सकते हो कि किसका फिंगरप्रिंट है। ओके, थोड़ा पेचीदा लग रहा है ना सुनने में, पर कोई नहीं, इसे इसे देख के समझ सकते। देखो इस ये जो है कि क्राइम किया हुआ है, ये जो दिख रहा है ना, ये जो पिक्चर है, मान लो ये एक क्रिमिनल है, ये जिस जो भी होगा, यानी इसने किसी का क्राइम किया है। ओके, हमने तो हमें क्या मिला, इसका फिंगरप्रिंट कहीं से मिल गया। क्या मिल गया, इसका फिंगरप्रिंट मिला है। ओके, तो फिंगरप्रिंट मिला है तो हमने उसका क्या किया, उस फिंगरप्रिंट का जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम क्या किए, उस फिंगरप्रिंट से हमने क्या बना दिया, डीएनए का फॉर्म कर दिया। अब डीएनए जो है कुछ इस तरह का सीक्वेंस में हमें दिखा।
तो इसमें हमने अब दो आदमी पे शक है कि मतलब मर्डर या तो ए वाले ने किया है या तो बी वाले ने किया है। ओके, ये जो डीएनए है, ये सी वाला, ये डीएनए उसका है जो कि जिसने मर्डर किया है। ओके, जिसपे हमें डाउट है। और ये ए और बी वो पर्सन है जिसपे हमें मतलब कि हमने अरेस्ट किया है और बोला है कि तुम दोनों में से एक तो खूनी हो, अब तुम बताओ, है ना। एसीपी प्रद्युम्न बोल रहा है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है दया, इसमें बताओ हमें, है ना। तो हम चलो बताते हैं कि दोनों में से मर्डर किया किसने है। हमने क्या किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया है और उससे हमने फिंगरप्रिंट को डीएनए में कन्वर्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों को डीएनए को सैंपल को मिलाएंगे, है ना, जो एक के ऊपर एक पूरा ओवरलैप कर जाए, समझ लाओ कि मर्डरर वही है ना। तो ये देखो, पहले ए वाले का देखते हैं। ए वाले का डीएनए का पैटर्न कुछ इस तरह का है, मतलब यहाँ पर इसका पैटर्न कहाँ दिखा रहा है, एक यहाँ इस पोजीशन पे है ना, एक 9 पोजीशन पे दिखा रहा है, एक है यहाँ पर 7 पोजीशन पे, एक 6 पोजीशन पे, मतलब अजीब है ना। एक और ये इसका पोजीशन देखो, इसका पोजीशन एक है 11th यानी सॉरी 10th पे है। तो मतलब दोनों का पोजीशन जो है ये अलग अलग है, तो मतलब ए वाला तो मर्डरर हो ही नहीं सकता। अब आते हैं बी वाले पे, तो बी वाला देखा जाए तो ये वाला जिस पोजीशन पे है, सेम पोजीशन पे इसका भी डीएनए प्रेजेंट है। यहाँ पर भी दो, यहाँ पर है, यहाँ पर भी दो चीज ये जो है प्रेजेंट है, मतलब कि ए सी वाला का पूरा मैच कर रहा है किससे, इस बी वाले पर्सन का। मतलब कि इंडिविजुअल जो बी जो था उसी ने क्या किया है, मर्डर किया है। देखा आपने, तुरंत अभी केस सॉल्व कर लिया ना। किस तरह किया, कुछ भी नहीं किया, बस हमने क्या किया, फिंगरप्रिंट का क्या किया, हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने से डीएनए में कन्वर्ट किया और उसके पैटर्न को हमने क्या किया, मैच कर दिया। मैच करने के बाद देखा जिसका ओवरलैप कर रहा है एक के ऊपर एक, तो समझ जाओ मर्डरर क्या है, वही है। आप देख ही सकते हो ना, यहाँ बी वाले का परफेक्टली मैच कर रहा है और ए वाले का मैच नहीं कर रहा, देख सकते हो, है ना। ये और ये मिला लो। ओके, चलो अपने केस आखिर सॉल्व कर ही दिया। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए इज प्रपोज्ड बाय। यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आपको याद रहना चाहिए कि वाटसन एंड क्रिक होगा, है ना, कि ये बहुत इजी था। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बैकबोन इन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ। मतलब बैक जो डीएनए का हमने स्ट्रक्चर देखा था उसका बैकबोन किसका बना हुआ था। अगर जिसको याद हो वो अगर अभी तक लेक्चर उसने जो जिसने लेक्चर जो है ना वो अगर अच्छे से देखा होगा ना, तो इसमें भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखो, प्यूरिन एंड पैरामिडिन्स नहीं है और हेक्सो शुगर ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या, आप शुगर और फॉस्फेट और या तो पेंटो शुगर और फॉस्फेट। तो अगर जिसने लेक्चर अच्छे से देखा है वो आंसर बता देगा कि पेंटो शुगर एंड फॉस्फेट ही होगा इसका सही आंसर। ओके, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच स्टेप इज नॉट करेक्ट इन डीएनए फिंगरप्रिंटेड। अभी अभी हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को कवर किया है, तो आपकी तो ये तो आपको याद ही होना चाहिए। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ओके, मतलब हमने इसका आइसोलेशन किया था डीएनए का, तो बिल्कुल सही है, तो सही सही कह रहा है ना। थर्ड को देखते हैं पहले। थर्ड क्या कह रहा है, सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सेपरेट किया था क्या, बिल्कुल सेपरेट किया था ना। फिंगरप्रिंटिंग से डीएनए बनाया था, सेपरेट किया था, तो बिल्कुल किया था, ये भी सही कह रहा है। लास्ट भी कह रहा है क्या, हाइब्रिडेशन यूजिंग लेबल्ड वीएनडीआर प्रोब। हमें याद है कि हमें अगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करना है तो मतलब कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या कर रहे थे, डीएनए में कन्वर्ट कर रहे थे। तो हमने कौन सा डीएनए लिया था, सैटेलाइट डीएनए यूज किया था। सैटेलाइट डीएनए में भी कौन सा, दो थे ना, मिनी और माइक्रो, दोनों यूज कर सकते हैं। तो वीएनटीआर प्रोब यूज कर रहे हैं, तो क्या ये भी गलत है क्या, नहीं बिल्कुल सही है। मतलब ये तीन सही है, तो गलत कौन होगा, ये डीएनए, ये जो डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय डीएनए लाइगेज एंजाइम, ये जो है ये गलत बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि हमने जो है डीएनए का डाइजेशन करवाया ही नहीं है। और ये जो है हमारा यहाँ सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखना, क्योंकि जब भी नोट लिखा रहे ना तो उस क्वेश्चन को प्लीज एक बार ध्यान से देखना। और ये क्वेश्चन जो है नीट में आया हुआ है, सोचो कितना इजी क्वेश्चन था, लेकिन जिसने नोट नहीं देखा होगा उसने पहला ऑप्शन टिक किया होगा, सिंपल सी बात है, और वो गलती हो जाती है। ओके, तो ये गलती तो आप मत करना।
अरे यार रुका करो, मैंने मेरा वेट भी नहीं करते हो आप तुरंत बैक होने लगते हो। कुछ बातें तो हो जाने दो कि चैप्टर में क्या कैसा लगा आपको। चलो मैं पूछता हूँ कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा, है ना? आपको जैसा चैप्टर लगा होगा आप ये कमेंट ज़रूर करना। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अब आते हैं इस चैप्टर में आपने पढ़ा क्या-क्या था। हमने बोल तो दिया था कि हिस्टोन ऑक्टामर के बारे में पढ़ेंगे, वो आपने सीखा। सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊँ तो इसमें म्यूटेशन आपको जानना ज़रूरी था। अगर आपका म्यूटेशन अगर क्लियर है तो आपको इवोल्यूशन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही मुश्किल है पर हमने बहुत ही ईज़ी ट्रिक के साथ समझा है, तो आपको समझ में तो आ गया होगा। और हमने ये भी देखा बैक्टीरिया स्ट्रेन क्या होता है, कोडिंग स्ट्रेन क्या होता है ना, कोडिंग कोडोन क्या होता है, एंटी कोडोन क्या होता है, स्टार्टिंग कोडोन कैसे क्या होता है, जैसे कि अगस्त हमने बताया था ट्रिक। तो बहुत ही ईज़ी आपको लगा होगा कब स्टार्ट होगा, कब फिनिश होगा, है ना? फिनिश वाला कोडोन सबसे मज़ेदार था, उल्लू आया, उल्लू गया। तो ये सारी चीज़ें हमें जानने को मिला है इस चैप्टर में। अब बात करते हैं लास्ट का जो टॉपिक है, वो तो सभी को तो इंटरेस्टिंग लगा ही होगा। अगर नहीं लगा तो पर मेरे हिसाब से तो लगा ही होगा यार, क्योंकि मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा था आज का टॉपिक, क्योंकि आप इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, है कि नहीं? आपको फिंगरप्रिंट मिलता है और आपको 2 पे शक होता है, तो आप कैसे दोनों का डीएनए लेते हो, एनालिसिस करते हो और पता करते हो कि कौन जो है चोर है और कौन जो है मर्डरर नहीं है, मतलब ये सब हम कर रहे थे। उस टाइम फ़ील करके देखो तो आप एकदम कैसा लग रहा होगा, है कि नहीं? तो चलिए यहाँ पर हम अपने वीडियो को जो है फिनिश करते हैं। कल हमारा न्यू चैप्टर आएगा, वो है हमारा रिप्रोडक्शन, जिसके बारे में मैं तो बहुत इंटरेस्टिंग हूँ। आपका अपना बताना कि है ना, आप क्या वेट कर रहे हो कि नहीं कल के लेक्चर के लिए। तो चलो आज का लेक्चर हम यहाँ पर फिनिश करते हैं और तब तक से आप हमारे वीडियो देखते रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। अरे यार! आई एम सॉरी मेरे को भी लगता है कुछ प्रॉब्लम हो गया है, लगता है कुछ तो गड़बड़ है दया। यार! इसके आगे लगता नहीं कि मैं कुछ बोलना चाहूँगा, क्योंकि यार मेरे को पता नहीं, लगता है मेरे भी ज़हन में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। तो चलो ये कल बात करते हैं, कल के न्यू चैप्टर को लेकर के, है ना? थैंक यू।